personnel, Indian Institute of Coal Management welcomes one and all present here. Today, this morning, I am delighted to offer a warm and hearty welcome to eminent speaker for today's morning session, our very own CVO sir, Shri Brijesh Kumar Tripathi sir. Let us welcome him with a huge round of applause once again. I also extend a warm and hearty welcome to Executive Director IICM, Dr. Kamakshi Raman. I offer warm and hearty welcome to senior colleagues of IICM, Shri Sudhir Kumar sir, Shri Ataur Rahman sir, other faculties of IICM, executives who have joined from CCL and Coal India headquarters. I welcome management trainees who all have joined from various subsidiaries and are undergoing MSDP training here at IICM. I also offer warm and hearty welcome to the participants of IT Initiative program. So at the outset, I would request Executive Director IICM, Dr. Kamakshi Raman, to offer a bouquet of fresh flowers to CVO sir and welcome him. Of Asansol Division of Eastern Railway. Earlier, he was instrumental in many vigilance reforms and system improvements while working as Chief Vigilance Officer in Eastern Railway. Shri Tripathi has a vast experience of about 25 years in planning, design and execution of various railway projects as well as maintenance and operation of major infrastructure. He has expertise in matters related to establishment, budget, tenders and contract management. At present, he is taking Coal India Limited to newer heights by making the executives of Coal India Limited aware of the vigilance. Vigilance, as far as I have heard sir talking many a times, he says vigilance सिर्फ विजिलेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हर एग्जीक्यूटिव एक विजिलेंस एग्जीक्यूटिव है. जैसा कि सर मानते हैं और कहते हैं, हर एग्जीक्यूटिव एक विजिलेंस एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो मैनेजमेंट ट्रेनी जो डे 1 जिसने ज्वाइन किया हो, चाहे वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कोई ऑफिसर हो. वी ऑल आर taking the responsibility of being vigilant and making our environment vigilant on our shoulders. This morning I request sir to kindly come up to the podium and address the gathering. आप सभी से निवेदन करूंगी कि सर की संबोधन को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे. सर, आज के इस क्लास में आपके लिए बता दूं, आज के इस क्लास में हमारे मैनेजमेंट ट्रेनीज जो कि फ्यूचर टॉर्च बेयरर्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड हमारे ऑर्गेनाइजेशन के यंग एंड एनर्जेटिक मैनेजमेंट ट्रेनीज हैं जो अराउंड 200+ नंबर में है. और आज की डेट में सारे मैनेजमेंट ट्रेनीज बहुत अच्छे से IICM में ट्रेनिंग कर रहे हैं. उसके अलावा सर हमारे पास आज IT इनिशिएटिव प्रोग्राम के भी जो सीनियर पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं यहाँ पर. सभी आपकी बातें सुनने के लिए, आपके संबोधन को सुनने के लिए आतुरता से इंतज़ार कर रहे हैं. कृपया मंच पर आकर इन्हें संबोधित करें. थैंक यू सुगंधा वर्मा जी. आपने सही बोला कि मैं सबको बोलता हूँ कि यू आर ए विजिलेंस ऑफिसर. मैं एक रेलवे ऑफिसर हूँ. जिस दिन मैं रेलवे ज्वाइन किया था उस दिन मुझको बताया गया था कि यू आर ए विजिलेंस ऑफिसर, यू आर ए सेफ्टी ऑफिसर, यू आर ए पर्सनल ऑफिसर. हमको ये बताया गया था कि आपको खुद सतर्क रहना है, आपको खुद सेफ्टी भी देखना है, आपको अपना जो भी इस्टेब्लिशमेंट का सेक्शन है वो भी आपको ही देखना है, क्योंकि आप वहाँ इसलिए भेजा जा रहा है कि आप वहाँ मैनेजमेंट के टॉप पोस्ट पर बैठे हैं. उसी थीम को लेकर के मैं जब यहाँ कोल इंडिया में ज्वाइन किया नवंबर 22 में, तो उस समय अग्रवाल साहब हमारे चेयरमैन थे. हर साल 1 जनवरी को या 2 जनवरी को हर आदमी एक रिजोल्यूशन लेता है कि अगले साल हमको क्या क्या काम करना है पूरे साल भर में, और पिछले साल क्या रिजोल्यूशन लिया था उसका ब्यौरा देना होता है. तो उसमें CBO को भी अपना ब्यौरा देना पड़ा. तो मैंने बताया कि मैं ये काम करना है और ये काम मैं किया. उस समय हमारे चेयरमैन साहब, ऐसे ही बहुत लोग बैठा हुआ था उस समय, उन्होंने एक बात बताया
कि त्रिपाठी जी ये जो बैठे हैं ना, इनके अंदर में विजिलेंस का डर समाया हुआ है। कुछ ऐसा करिए कि विजिलेंस का डर इनको खत्म हो। अब मैं इस पॉलिसी में सोचना शुरू किया। मैं हमेशा बॉस के स्टेटमेंट को अपना कमिटमेंट बना के चलता हूँ। कोल इंडिया सब्सिडी मिलाकर के टोटल 9 CBOs है, 150 से ज़्यादा बिजनेस ऑफिसर्स हैं। सब लोग हम लोग बैठ कर रिसर्च किए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। किसी आदमी को डर क्यों लगता है? किसी भी आदमी को किसी चीज़ का डर तब लगता है जब वो खुद अपने आप को उसका पार्ट नहीं मानता है। तो पहला मैंने स्टेटमेंट दिया कि मेरा हर कोल इंडियन विजिलेंस ऑफिसर है। यदि मेरा हर कोल इंडियन विजिलेंस ऑफिसर रहेगा तो फिर विजिलेंस से डरने की जरूरत ही नहीं है। खुद सतर्क रहेगा, अपने कलीग को सतर्क रखेगा, अपने डिपार्टमेंट को सतर्क रखेगा, अपने सब्सिडी को सतर्क रखेगा, अपने एरिया को सतर्क रखेगा। वो सारा काम करेगा जो विजिलेंस ऑफिसर को करना होता है। मैंने एक कोट बनाया जो बहुत लोगों के दिमाग में ये दुविधा होता था कि ये तो फॉल्ट फाइंडिंग के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, CBC मैनुअल के पहले पन्ने में लिखा हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करप्शन फ्री बनाना उसके CEO, उसके CMD को, उसके चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विजिलेंस डिपार्टमेंट उसको सहायता करने के लिए होता है। जिस तरह से बाकी डिपार्टमेंट हैं, मैकेनिकल है, फाइनेंस है, पर्सनल है, प्रोडक्शन है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, उसी तरह से हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट भी है। उसको विजिलेंस मैटर में अपने चेयरमैन को, अपने CMD को हेल्प करना है। यदि सेफ्टी डिपार्टमेंट आपके लिए काम करता है, राजभाषा डिपार्टमेंट आपके लिए काम करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके लिए काम करता है, कभी भी देखिएगा आप कहीं एक्स्ट्रा OT/TA दे दीजिएगा तो फाइनेंस वाला उसको चेक करता है, उसको रिटर्न कर देता है। चेक करना उसका ड्यूटी है। पर्सनल डिपार्टमेंट को उसकी ड्यूटी है क्या चेक करना, कैसे चेक करना, क्या काम करना है। वैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट की अपनी ड्यूटी है, वो अपना ड्यूटी करता है। इसको किसी भी हालत में कतई भी निगेटिव वे में नहीं सोचना है। तब मैंने एक कोट बनाया, विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। कई बार हमको खुशी होती है कि फैक्ट जानने के बाद तालियां बजती है, तो इससे ये पहचान होता है कि हमको पता नहीं था। बहुत दिनों के बाद कोई राइट टाइम ऑफिस पहुंच गया, लोगों ने तालियां से उसको स्वागत किया। ये उसको फील हो कराया कि ऑफिस में राइट टाइम आना चाहिए। मैं सलाम किया उस पूरे ऑफिस के स्टाफ को कि आपने एक अच्छा यूनिक मैसेज दिया है, बधाई हो, आप समय से ऑफिस आ गए। मैं बिहार का हूँ। बिहार में लाइट नहीं आती थी आज से 25-30 साल पहले। यदि गलती से लाइट आ भी गई तो वो न्यूज बन जाता था कि आज लाइट, अखबार में निकल जाता था कि आज लाइट आई। तो ये मुझे खुशी हुई, ये बात जान के मुझको बताते हुए खुशी हो रही है। मैं हर जगह हर कोल इंडियन को बताता हूँ विजिलेंस डिपार्टमेंट आपको सहयोग करने के लिए है। आज मैं जब यहाँ आया तो कुछ दिन पहले हम लोग जब 15 अगस्त मनाए थे, उसमें मैडम कामाक्षी ने जो स्पीच दिया था मैडम, उसको मैं सुना। कभी भी किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो उसका जो भी टॉप बॉस है उसके बारे, उसका स्पीच पढ़ लीजिए या उसका स्टेटमेंट पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ किस तरह से उसका कंडीशन है, क्या है। हमने 15 अगस्त को जो हमारे ऑनरेबल PM ने स्पीच दिया था लाल किले के प्राचीर से, वो सुना था। उन्होंने बोला था कि हमारे देश में
भ्रष्टों का महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला था कि ये सोच मेंटलिटी हमको समाज में घुसाना है कि भ्रष्टाचारियों का आदर नहीं होना चाहिए। ये बैठाना है दिमाग में कि यदि कोई भ्रष्ट है तो बायकॉट होना चाहिए। ही शुड फील द हीट। मैं हर कोल इंडियन को जहां जा रहा हूं ये बताता हूं कि आप बेईमानों को तिरस्कार कीजिए, बहिष्कार कीजिए, उसको डिसरेस्पेक्ट कीजिए, और जो ईमानदार हैं उनको आदर कीजिए, उनको प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि आप विजिलेंस ऑफिसर हैं, आप सजग अधिकारी हैं। हमारे सोसाइटी से जिस दिन भ्रष्टाचारियों को हम लोग रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, देखिएगा हम अलग रास्ते में चले जाएंगे। हम लोग विकास के रास्ते पे, हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना जो हमारा है उसको पूरा करने के लिए चले जाएंगे। मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि हर विजिलेंस ऑफिसर की ड्यूटी है, या हर अधिकारी की ड्यूटी है, हर चेयरमैन को ड्यूटी है, उसके मैनेजमेंट की ड्यूटी है। उस किंग का एक मत्स्य संहिता में पढ़ा था मैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ किंग। आप लोग आज नहीं तो 2 साल बाद या 10 साल बाद किंग बनेंगे। अपने छोटे डिपार्टमेंट का किंग बनेंगे, या बड़े डिपार्टमेंट का किंग बनेंगे, या IICM का किंग बनेंगे, या सब्सिडी का किंग बनेंगे, या CIL का किंग बनेंगे। हमारे पास फ्यूचर किंग यहाँ बैठे हुए हैं। किंग की ड्यूटी क्या है? राजा की ड्यूटी है अपने प्रजा का समय से समय, टाइम टू टाइम चेक करते रहना, उसको टेस्ट करते रहना, उसका एग्जामिनेशन लेते रहना, और कौन अच्छा है कौन बुरा है उसको सेग्रीगेट करते रहना। यदि कोई अच्छा है उसका आदर होना चाहिए, उसको अवार्ड मिलना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। जो बुरा है, कमजोर है, भ्रष्ट है, उसको कंट्रोल करना है, उसको गाइड करना है, उसको पनिशमेंट देना है। ये राजा का काम होता है। हर HOD, हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हर आदमी अपने आप में राजा है, उसको अपने आदमी को चेक करता रहे। जैसे आप आदर रिस्पेक्ट करेंगे अच्छे लोगों का और बुरे लोगों को सप्रेस करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन करप्शन फ्री माहौल या गुड गवर्नेंस की तरफ जाएगा। ये राजा की ड्यूटी होती है। उसी तर्ज पर हम जिस दिन भ्रष्टाचारियों का विरोध करना शुरू करेंगे, उसका डिसरेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वो आदमी करता क्या है? करप्शन करेगा और हमको भी बदनाम करेगा, कंपनी को बदनाम करेगा, अल्टीमेटली CIL का बदनाम करेगा, पूरे देश को बदनाम करेगा। ऐसे लोगों को एज ए कलीग मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। एज ए सीनियर्स प्लीज डोंट सपोर्ट देम। जितने टॉप बॉसेज हैं, यदि भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट कर रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैं चेयरमैन साहब को बता के आया कि जो आदमी एग्रीड लिस्ट में है, जो सीक्रेट ODI लिस्ट में है, उस आदमी को हम सेंसिटिव पोस्ट पर क्यों रखेंगे? उसको फील होना चाहिए कि हमको आइसोलेशन में रखा गया है बिकॉज आई हैव डन दिस। कल से आप, आज से, अभी से एज ए विजिलेंस ऑफिसर काम कीजिए और ऐसे लोगों को रोकिए, टोकिए। हम एक रामायण का एग्जाम्पल देना चाहते हैं। रामायण में भगवान श्री राम के 2 भक्त थे। एक हनुमान जी थे, एक विभीषण थे। आज मैडम बता रही थी कि कहीं एक ग्रुप ऑफ पीपुल हमारा कोल इंडियन गया था ट्रेनिंग में, वहां हमारा आदमी जाकर के कोल इंडिया की ही बुराइयां शुरू कर दिया। ये चीज और जिंदगी में याद रखिए, नाम नमक निशान। मैं रेलवे छोड़ करके अभी कोल इंडिया में आया हूं तो कोल इंडिया ही मेरा सब कुछ है। इसका नाम कैसे बना रहे, नाम कैसे आगे बढ़े, इस पे मुझको काम करना है। इसके नमक की कीमत हमको चुकाते रहना है और इसका निशान
कोल इंडिया का लोगो, कोल इंडिया का झंडा ऊंचा रहे, उसके लिए हमको हर काम करना है। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। और आपको ये भी फील होना चाहिए, नाम नमक निशान, ये आर्मी वाला भी देखिएगा देश के लिए उसके कुर्बान हो जाता है। तो विभीषण और हनुमान जी दो भक्त थे भगवान श्री राम के। आप देखिएगा हनुमान जी की पूजा हर गांव में, हर गली में, हर चौराहे पर होता है, और विभीषण का पूजा कहीं नहीं होता है। लोग अपने बच्चे का नाम रखना भी नहीं रखते विभीषण। उल्टा हमारे सोसाइटी में लोग विभीषण देख करके लोग ऐसे समाज के लोग हैं उनको उपमा देते हैं कि तुम तो विभीषण हो, और उसे सतर्क भी रहते हैं। यदि हम रामायण से सीखते आए हैं कि किसकी पूजा होनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, तो हम अपने भ्रष्टों को और जो उनको हम क्यों नहीं बाइकाट मारे, उनको क्यों नहीं विभीषण की तरह ट्रीटमेंट दें। तो विभीषण का और हनुमान जी का दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन था लंका विजय में भगवान श्री राम का। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि विभीषण में सारी अच्छाइयां थी, उसका भी कंट्रीब्यूशन, हमारे जो भ्रष्ट होते हैं ना, उसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी में। ऑनेस्ट का भी होता है, भ्रष्टों का भी होता है। लेकिन भ्रष्टों का, विभीषण का पूजा जानते हैं क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके अंदर एक ऐप था। वो कविता तिवारी की एक कविता मैं हमेशा सुनाता हूँ, विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं। विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, उसे पूजा नहीं जाता। आज से लगभग 40 साल पहले 1984 में भोपाल में गैस लीकेज हुआ था। वो बहुत ही दुखदाई घटना थी। अराउंड 4000 लोग मारे गए थे। अमेरिकन कंपनी थी। उस घटना के कुछ दिन बाद उसको सीबीआई इंक्वायरी दे दिया गया। अमेरिकन कंपनी, उसका जो मालिक था वारेन एंडरसन, वो अपने कंपनी को देखने आया। आप लोग उस घटना के बारे में जानते होंगे। आया तो सीबीआई उसको अरेस्ट कर लिया। दिसंबर 84 में सीबीआई उसको अरेस्ट कर लिया। उस समय व्हाट एवर द सिचुएशन में भी भारत सरकार को उसको छोड़ना पड़ा। वो वापस अमेरिका चला गया। जो आदमी 4000 लोगों को लगभग मारा है यहाँ पे, उसको भारत वालों को छोड़ना पड़ा या भारत वालों ने छोड़ दिया। लेकिन जानते हैं अमेरिकन उस आदमी को बायकॉट कर दिए थे। अमेरिकन सोसाइटी वारेन एंडरसन को बायकॉट कर दिए थे। इवन उसकी फैमिली बायकॉट कर दी थी। उसकी बच्चे जब 2014 में वो एक्सपायर हुए थे तो उनके बच्चे उनका डेड बॉडी लेने नहीं आ रहे थे। तब जाकर डिस्क्लोज हुआ कि ही वाज ट्रीटेड लाइक दैट। तो ऐसे ही हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा भ्रष्टाचारियों के प्रति। तब हम मिशन करप्शन फ्री इंडिया पे, करप्शन फ्री CIL पे का मिशन को पूरा कर पाएंगे। ये हमारे ऑनरेबल PM ने बोला था लाल किले के प्राचीर से इसी 15 अगस्त को। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे PM प्रसाद साहब, चेयरमैन CIL, उनका 26 जनवरी का स्पीच सुनिएगा। उसमें चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट था, कोल इंडिया को न केवल मूल्यवान कंपनी बल्कि मूल्यों पर आधारित कंपनी बनाना है। न केवल मूल्यवान कंपनी बल्कि मूल्यों पर आधारित कंपनी बनाना है। ये हमारे चेयरमैन साहब का 26 जनवरी का ओल्ड भवन के प्राचीर से उन्होंने ये स्पीच में बोला था। फिर मैं बताया हमारा बॉस का स्टेटमेंट मेरा कमिटमेंट हो जाता है। कोल इंडिया का अब यदि मूल्यवान बनाना है तो विजिलेंस का रोल भी इसमें आता है।
हमने IICM को रिक्वेस्ट किया, हम सारे CMDs को रिक्वेस्ट किए और हम लोग ट्रेनिंग में लग गए। कोई आदमी मूल्यवान कब होगा जब अपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रूल है, क्या नहीं रूल है। हम लोग ट्रेनिंग कराए, थोक भाव में ट्रेनिंग कराए, मैराथन ट्रेनिंग कराए। उसी के लिए हम अभी IT इनिशिएटिव का ट्रेनिंग चल रहा है। मोरल वैल्यूज और हमारे लोगों के प्रति क्या होना चाहिए इसके बारे में बताया है। पूरे विजिलेंस वाले सारे 9 CVOs प्लस 150 विजिलेंस ऑफिसर्स मिलकर हम लोग ड्राइव किए कि अपना जो मैनुअल बोलता है उतना तो इंस्पेक्शन करना ही है, उसके अलावा हमको वीकली सरप्राइज इंस्पेक्शन करना है। हर वीक में मैडम 3 सरप्राइज इंस्पेक्शन विजिलेंस वाला करता है। सेक्रेटरी कोल को हमने बताया, सेक्रेटरी कोल ने बताया, उनका स्टेटमेंट था लेट अस वर्क टुगेदर एंड मेक कोल कंपनी एज ए ब्रांडेड कंपनी। उसमें हमने बताया, तब उन्होंने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड कोल इंडिया लेवल में सेट करना है। तो 28 एक्सपर्ट जो वेरियस डिपार्टमेंट के, उनका मैंने एक्सपर्ट टीम बनाया है एक, और प्लस विजिलेंस वाले मिलकर के फ्लाइंग स्क्वाड, वो भी सरप्राइज जाता है, महीने में 2 या 3 बार जाता है, 5-6 दिन माइन में या ऑफिस में जहाँ कैंप करता है और थ्रो इंस्पेक्शन करता है। विजिलेंस वाले कितना हमारा स्टॉक है आप थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, कई लाख टन हमारा कोयला पड़ा रहता है। दुनिया वालों के दिमाग में रहता है कि इसको पता नहीं है कितना है। हम लोगों ने CMPDI को हेल्प लेकर के पूरा ज्वाइंटली 14 माइन का 100% स्टॉक वेरिफिकेशन कराए थे, और मुझको बताते हुए गर्व हो रहा है कि यदि उसका खाता बोलता है 2 लाख मिलियन मेट्रिक टन है तो 2 लाख मिलियन मेट्रिक टन है। 2 मिलियन मेट्रिक टन यदि है तो 2 मिलियन मेट्रिक टन है, प्लस माइनस 5% जो टॉलरेंस यूनिट बोलता है। थोड़ा बहुत गलतियां उसको छोड़ दिया जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कोल इंडियन के पास जो कोयला है उसका मोटा मोटी हिसाब उसके पास रहता है। विजिलेंस टीम को लगाया गया है कि अनऑथराइज्ड एंट्री एग्जिट चेक कीजिए, ड्रोन का यूज कीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का यूज करके कितना हमारा है उसको लेकर के हाईलाइट करना है। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट को काम दिया गया। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट कुछ हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि हमको ब्रांड बिल्डिंग में काम करना पड़ेगा। उसी संदर्भ में मैं इस स्टेटमेंट का भी यूज करना चाहता हूं। हमारे लगभग 250 लोग यहाँ पर हैं कि यू आर ए विजिलेंस ऑफिसर। जरा सोचिए कि हमारा कोल इंडिया की ब्रांडिंग में कौन कौन है जो बाधक है। सबसे पहला मैं मानता हूं कि ये जितना ह्यूमन इंटरफेस है, नंबर ऑफ टेंडर हम ज़्यादा करते हैं, छोटे छोटे टेंडर करते हैं, वही छोट भैया आता है हमारे यहाँ आकर के 10 ठो कुछ हमारे डिपार्टमेंट वालों के साथ मिल करके फिर बाहर जाकर वो बदनाम करता है। माइंड में देखिएगा अनवांटेड लोग घूमते रहते हैं, सो कॉल्ड एजेंट। वो आपके यहाँ आकर के कुछ 6-5 करते हैं, बाहर में जाकर हमारी बदनामी करते हैं। जिस दिन ये ह्यूमन आदमी से आदमी का मिलना या अनवांटेड लोगों का अंदर आना बंद हो जाएगा, देखिएगा हम ब्रांडिंग के चले जाएंगे। जिस तरह से कोल इंडिया टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ये भी दिन दूर नहीं है। हम लोग हर चीज़ तब ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कमी हो रही है। लेकिन इस पर ध्यान रखना है। मेरे इतने दीपक, मैं हर कोल इंडियन को दीपक बोलता हूँ, हर विजिलेंस ऑफिसर को दीपक बोलता हूँ। हर माइंड में जाके जलेगा, वहाँ विजिलेंस वाला नौकरी करेगा, लोगों को रोक टोक करेगा, अपने ऑफिस में रोक टोक करेगा, काम करेगा। तो अब ये है कि हमको ब्रांडिंग, कोल इंडिया को ब्रांडिंग में ले जाना काम पड़ेगा। रोटेशनल ट्रांसफर हमारा टाइमली हो। मैनुअल में जो लिखा है, SOP में जो लिखा है, वो हमारे नीचे तक ट्रेनिंग हो। हम जो रूल है उसको फॉलो करें, गलती ना करें। देखिएगा हम इस ब्रांडेड कंपनी का यही है कि कोई गलती नहीं होता है। उनके हर एम्प्लॉई, हर ऑफिसर उसके परफेक्ट होते हैं। डिले सबसे बड़ा कारण है कोल इंडिया में। डिले ब्रीड्स करप्शन। माय डियर फ्रेंड, यदि किसी भी फाइल को आप डिले किए हैं या डिले कर रहे हैं या लेकर बैठे हुए हैं, तो मैं तो ये मानूंगा कि आपका नीयत ठीक नहीं है।
हम लोग गवर्नेंस पे बात करना है। सबसे बड़ी बाधक है सरकारी नौकरी में लोगों के दिमाग में काम नहीं करना है। मुझको भी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो लोग ये बताया था कि तू पढ़ाई कर ले, अच्छा है, तुम तो पढ़ने में तेज है, तुमको रेलवे मिल जाएगा। और रेलवे में आराम ही आराम है, रेलवे में आराम ही आराम है। मैं जब 2-4 साल काम किया तो मैंने एक मैसेज बनाया कि ये आंखें आज भी उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने हमको बताया था कि रेलवे में आराम ही आराम है। अभी तक हमको मिला नहीं। मतलब इस मेंटालिटी को छोड़ दीजिए कि हम पब्लिक सेक्टर में हैं, हम सरकारी नौकरी में हैं तो हमको आराम है। मैडम हमको फीवर है, मैं एंटीबायोटिक पता नहीं क्या क्या दवा खाया, आया यहाँ पे, रात में आराम किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें करनी भी थी, फिर भी मैं यहाँ आया। और लेकिन क्योंकि हम यहाँ आए तो आपको कुछ बता के जाए। हमने प्रोग्राम किया है, ये कमिटमेंट है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। हमारा हर कोल इंडियन मैन ऑफ इंटीग्रिटी, डॉयन ऑफ इंटीग्रिटी बनेगा। इस मिशन से हम काम करें। तो डिले यदि कर रहे हैं मतलब आपका दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। वर्क कल्चर, मुझे आश्चर्य लगता है कि दिन भर बैठे रहता है आदमी, कुछ नहीं करता है, घर पे जाके सोता कैसे, या घर पे भी क्या सिचुएशन रही होगी। तो ये हमको मान के चलना है। हमको यदि कोई हमारे ऑफिस में काम नहीं कर रहा है तो उसको गाइड कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए। आपको इस तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। एक गैलप सर्वे करके हुआ था, उसमें था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 63% लोग होते हैं जो डिसएंगेज होते हैं। नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन अपन 9 से 5 नौकरी करके चले जाएंगे। 63% होते हैं जो डिसएंगेज होते हैं। 24% ऐसे होते हैं जो क्रिटिकली डिसएंगेज होते हैं, बैडली डिसएंगेज होते हैं, न करूंगा न करने दूंगा। 24% ऐसे हैं। करप्ट वाले भी उसी में आते हैं। और 13% ऐसे होते हैं जिसके लिए कंपनी ही सब कुछ है, दिन रात लगे रहते हैं कंपनी के बारे में। मैं अपने आप को इस तरह से अज्यूम किया कि हम ऐसा कुछ टारगेट बनाए, ऐसा कुछ मिशन बनाए, कुछ 24% पे अटैक किया जाए, उसको 63 में ले जाए, चाहे 13 में ले जाए। शायद हम 13 में नहीं ले जा सकते, लेकिन 63 में ले जाए तो भी 1% भी यदि हम किसी को चेंज कर दे रहे हैं तो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट कहलाएगा। इससे ही मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप नया ज्वाइन किए हैं कोल इंडिया कंपनी, आप मैडम के भाषण में सुनिएगा उन्होंने क्या क्या नहीं बताया था। कोल इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंपनी में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि कोल इंडिया लकी है कि ऐसे होनहार जो क्रीम है हमारे देश के, उसको पाया है। यू आर जीनियस। जो जीनियस है वही आज के डेट में पब्लिक सेक्टर में आ पाता है। देखिएगा इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि जो स्ट्रगल किया हुआ है परफेक्ट वही आ पाता है। पर्पस ताली बजाना नहीं है, मिशन को समझें, मिशन को देखें। माय डियर फ्रेंड, आप यदि यहाँ आए, कोल इंडिया लकी हैं, तो एक मिशन बनाइए कि मुझको पैसा कमाना या नेम फेम कमाना मेरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम सिस्टम को परिवर्तित करें, हम उस बुद्धि का यूज करें जिससे हमने पढ़ाई किया था, वो चीज़ें हम अप्लाई करें जो हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया था, वो चीज़ें हम अप्लाई करेंगे जो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था। यहाँ से जो हम सीख करके जा रहे हैं वो हम जा करके अप्लाई करेंगे माइंड में। हम जा करके माइंड में हमारे अंदर जो परंपरा है, माय डियर फ्रेंड, परंपरा का मीनिंग बहुत है। माइंड में आप जाएंगे, चाहे ऑफिस में जाएंगे, चाहे कोल इंडिया के जब वर्किंग कल्चर में जाएंगे, तो वहाँ पर परंपरा कुछ अच्छी मिलेगी, कुछ खराब मिलेगा। लेकिन आप परिवर्तन करने के लक्ष्य से जाइए। जो अच्छी परंपरा है उसको और अच्छा बनाइए, जो खराब परंपरा है उसे टकराइए। वहाँ एक से एक मोटी चमड़ी वाले बैठे मिलेंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिया
दिया यदि अंधेरा से जलेगा तो फिर अपना कर्म कैसे कर पाएगा। एक फिर मैं रामायण से जोड़ूंगा। जब मेघनाथ लड़ाई के लिए जा रहे थे, सबको पता था कि भगवान राम तो भगवान है, तो मरना ही है इसको। मंदोदरी हो, रावण हो, सबका बेटा जी जाता है ना, तो अंदर के अलग तरह की फीलिंग आती है। तो मेघनाथ ने अपने मम्मी पापा को समझाया था, अपने राज्यवासियों को बताया था कि भावुक होने की जरूरत नहीं है, भावुकता से कर्तव्य बढ़ा, भावुकता से कर्तव्य बढ़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, डरिए मत। भावुकता से कर्तव्य बढ़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से, दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े डर के तूफानों से। तो क्यों न हम इस मिशन को लेकर काम करें कि हमको जाना है और चेंज करना है। मैं हर विजिलेंस ऑफिसर को दीपक बोलता हूं। जब आप दीपक बनिएगा तो आपको अप्रोच करेगा, और मैं भी दीपक हूं। जब देखिएगा विजिलेंस वाले को जो करप्ट हैं वो तो अपना दुश्मन मानते ही हैं, लेकिन जो ईमानदार हैं वो भी उसको लाइक नहीं करते हैं। मैं सीवीओ हूं, लेकिन मुझे कोई फोन नहीं करता है अपने डिपार्टमेंट वाला, मुझसे कोई मिलने नहीं आता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, अपने घर नहीं बुलाता है। क्यों? उनको लगता है कि ये तो इससे मिलना भी मुश्किल है, मिलने से भी लोग 10 तरह की बातें सोचेंगे। मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि भाई हम वो नहीं आ रहे, ठीक है मैं जाऊंगा। इस मेंटेलिटी को मैंने ब्रेक किया। और जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बाकी डायरेक्टर्स हों, बाकी हैं, वही बोलते हैं कि पहले आप जाइएगा बैटिंग करने के लिए, पहले मैं जाऊं। मैं दीपक हूं, उसको मैं कंपेयर करता हूं। दीपक को तो डरना चाहिए, अंधेरा को डरना चाहिए दीपक से, लेकिन उससे दुश्मनी कौन निभाता है, बुझाता कौन है? हवा। यानी जो करप्ट है उसको डरना चाहिए, लेकिन जो ऑनेस्ट है वो भी उसको लाइक नहीं करते हैं। तो उसमें एक कविता बनाया था कि मैं ब्रजेश हूं, मैं दीपक हूं, मैं ब्रजेश हूं, मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरों से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए, एक जला के। मैडम, आपसे एक ही विनती है कि आप इसमें से एक दीपक ऐसा भी बनाइए जो हमारा IIC में जलेगा, हर माइंड के कोने कोने में जलेगा। और जब जलेगा, अंधेरा भागेगा, तो ये दिन दूर नहीं कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसको जरा सोचना है कि हम क्यों नहीं परिवर्तन करें। फिर मैडम के स्पीच पर जाएंगे। मैडम ने विकसित भारत की बात की है, कोविड की बात की है, 5वीं इकोनॉमी राष्ट्र निर्माण की बात की है। मेरा एक जानने वाला लड़का सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। किसी फंक्शन में हम लोग गए थे, मैडम आपको बता रहा था मैं, मैडम भी थी मेरी साथ में, तो किसी फंक्शन में गए थे, वो लड़का भी वहाँ आया था। और जब आया वो, तो उसको मैं बचपन से जानता हूँ। मैं बोला इधर आओ प्रणाम करो मुझको। मेरा कोयला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, बल्ब जलता है, बल्ब जलता है उसी इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट जलता है उसी लाइट के नीचे तुम पढ़कर पढ़ाई किया आओ मेरा पैर छुओ। मतलब उसको मैंने कोल इंडिया से जोड़ दिया। उसने पैर छुआ और हाथ जोड़ के बोला कि आप मेरे आइडियल पुरुष हैं, आपको मैंने सोच सोच करके आपके बारे में जान जान के बचपन से पढ़ाई की है।
तो मेरी मैडम ऐसे देखने लगी। यदि कोई आदमी आपको आइडियल मानने लगे, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो या आपके बिहेवियर के बारे में हो, चाहे आपके कर्म के बारे में हो, तो समझ लीजिए कि आपका जीना सार्थक हो गया। तो ये कसम खाइए कि ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे कि हमारी बदनामी हो, हमारी शिकायत हो, हमारे समाज की बदनामी हो, हमारे घर परिवार की बदनामी हो, हमारे कंपनी की बदनामी हो। इस डायरेक्शन में काम करना है। आप आइडियल तभी बन पाएंगे जब आपके अंदर निगेटिव वाली चीज़ें ना हो। तो इसमें सोचना है। विजिलेंस डिपार्टमेंट कोल इंडिया, मैडम कोल इंडिया इतना बड़ा है कि लास्ट ईयर विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड में हमने सीबीसी को रिक्वेस्ट किया, ऑनरेबल सीबीसी को विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड में दिल्ली से बाहर गए। जब मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा हो, उसमें आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपने पास बुला लीजिए, ये इम्पॉसिबल सा टास्क है। लेकिन वी आर लक्की कि उस पीरियड में ऑनरेबल सीबीसी कोल इंडिया में आए। उन्होंने कोल इंडिया के बारे में सोशल साइट से और बाकी इन्फॉर्मेशन लिया, कुछ मैंने भी डाटा दिया, उससे उन्होंने पढ़ाई किया। उन्होंने हमसे पूछे कि त्रिपाठी जी आपका कोल इंडिया बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। तो मेरा भी उसमें इतना ही था कि हाँ, बिजली बल्ब तक हम सीमित थे। राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा अच्छा योगदान है कोल इंडिया का। बोले हाँ, तो राष्ट्र के निर्माण यदि है तो उसके रास्ते पर एक हम दीपक हैं। बोले नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी मैं जाता हूँ, ईंट हो, स्टील हो, सीमेंट हो या पंखा हो, बिजली हो, शर्ट हो, चश्मा हो, आपका कोयला जाता है तो ईंट बनता है, सीमेंट बनता है, स्टील बनता है। आपका कोयला जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, तो मशीन चलता है, मशीन चलता है तो आपका शर्ट बनता है, आपका पैंट बनता है। यानी राष्ट्र निर्माण बिना कोल इंडिया के पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है आपका, यानी फिर उन्होंने समझाया कि यदि एक राष्ट्र के निर्माण को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मानिएगा, एक स्ट्रक्चर मानिए, तो वो यदि राष्ट्र विकार निर्माण है तो उस राष्ट्र निर्माण के फाउंडेशन है, आप फाउंडेशन है। कोल इंडिया का कंट्रीब्यूशन इस तरह का है। ऐसे कंपनी में आप काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जब मैं ज्वाइन किया था नवंबर 22 में, तो उस समय कोल इंडिया की अर्निंग थी, प्रॉफिट था 17,000 करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर हो गया था उस समय था 17,000 करोड़ रुपीज, लास्ट ईयर हो गया था 27,000 करोड़ रुपीज। इस साल हमारा अर्निंग है मार्च 24 में 37,000 करोड़ से ज़्यादा। यानी आप ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका प्रॉफिट हर दो साल में डबल होते जा रहा है। लास्ट ईयर जेम में इतना नंबर ऑफ इश्यूज होने के बाद भी कोल इंडिया ने रुपीज 1 लाख करोड़ का जेम से खाली टेंडर किया था। वो अपने आप में अचीवमेंट था। पीएमओ के अंदर में हमारे n नंबर ऑफ मंत्रालय है। पीएमओ के अंदर में n नंबर ऑफ मंत्रालय है, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय है, पता नहीं क्या क्या मंत्रालय है। लेकिन जब ईयर 23-24 खत्म हुआ, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को ऑनरेबल पीएम का एकमात्र ट्वीट आता है। वो ट्वीट आता है कोल मंत्रालय का। वो ट्वीट आता है कि कोल मंत्रालय कोल प्लस लिग्नाइट मिलाकर के 1000 मिलियन मैट्रिक टन का कोल प्रोडक्शन पार किया। ये आपका अचीवमेंट का ट्वीट था। कोल इंडिया लास्ट 2 इयर्स में डबल डिजिट, माइनिंग सेक्टर का कंपनी यदि डबल डिजिट का ग्रोथ अचीव कर रहा है कंटिन्यूअस 2 इयर्स, यानी एक बार ग्रोथ टारगेट पूरा किया, उस पर भी फिर 10% का ग्रोथ पार कर रहा है। दैट इज वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर माइनिंग कंपनीज। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जो भी आपका सोच है वो आपका बदल रहा है, काम कर रहे हैं दिन रात। हमारा कोल इंडियन माइंड में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे जहाँ भी वो काम करता है, तब जाके अचीवमेंट होता है। यानी ऐसे कंपनी में आप हैं जिसका निर्माण इस तरह से है। इस साल विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड में हमने एक और अचीवमेंट किया था। कारगिल के समय में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल वीपी मलिक,
उनको हम लोग बुलाए थे। आपको याद है ना कारगिल में किस तरह से धोखा हुआ था और किस तरह से फिर हम लोगों ने पाकिस्तान को धूल चटाया था। मेरी इच्छा थी जो आदमी अचीव किया है, जो विनर है, वो आकर जब बोलेगा तो अपने बात आएगी। तो उन्होंने ये बात बताया था, नाम नमक निशान वाला, जो मैं आपको शुरू में बताया था। उन्होंने एक और चीज़ बताया था, आर्मी से कंपेयर किया। मैडम आपका स्पीच में आपने कोविड के बारे में बताया था। कोविड पीरियड में सोचिएगा, उस ड्यूरेशन में पूरे विश्व में अलग तरह का विपत्ति था। ऐसी विपत्ति थी, कोई आदमी नहीं था जो डरा ना हो। आदमी से आदमी डरा हुआ था। सब लोग अपने घर में दुबके हुए थे। ऐसी मुसीबत में जरा सोचिएगा, हिंदुस्तान के किसी कोने में एक भी स्ट्रीट लाइट ऑफ हुआ, एक भी लिफ्ट चलना बंद हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की एक भी कोई कुछ भी प्रॉब्लम हुई? कहीं से कोई खबर नहीं आया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्यों? क्योंकि उस मुसीबत के समय हमारा हर कोल इंडियन घर से निकला, अपनी जान का परवाह नहीं किया, अपने फैमिली का जान का परवाह नहीं किया, माइन में जाकर के कोल प्रोड्यूस किया, ट्रांसपोर्ट कराया, पावर सेक्टर में भेजवाया, ताकि मेरा देश में विपत्ति पड़ा हुआ है, कुछ और प्रॉब्लम न हो जाए। जब आपको जनरल मलिक ने इसको कंपेयर किया आर्मी से, तो उन्होंने बताया कि मानता हूं कि आर्मी की नौकरी कठिन है, लेकिन आपका भी नौकरी आसान नहीं है। इस तरह के आप काम कर रहे हैं। मतलब कभी दुखी नहीं होना है कि इस तरह से यदि आप काम के प्रति प्रेम आपका है, 13% वाले में आप यदि आते हैं तो आपको कुछ भी खराब नहीं दिखेगा, सब अच्छा दिखेगा। तो इस डायरेक्शन में हमको चलना है। मैडम ने किया चंद्रयान का, आपने जिक्र किया था 15 अगस्त के स्पीच में। तो मैं रेलवे में भी विजिलेंस ऑफिसर था। उसमें चाहे बचपन से हमने हमेशा ये सोचा है, ये देखा है कि गुरुजी लोगों का अपने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व में विश्वास, यानी अभी भारत के ऊपर सबकी नज़र है कि भारत कुछ डेवलप करेगा तो मुझको हेल्प करेगा, मुझको हेल्प करेगा, मुझको हेल्प करेगा। वैसे ही पूरे भारत को कोल इंडिया पर विश्वास हो रहा है। फिर मैं 15 अगस्त का ऑनरेबल पीएम के स्पीच पर जाऊंगा। उन्होंने इस स्पीच में बताया कि जब 2014 में ज्वाइन किए थे तो 2.5 करोड़ लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा था। 18,000 गांव था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा था। उन्होंने लाल किले के प्राचीर से बोला कि मैंने बोला कि मैं पहुंचाऊंगा और मैंने पहुंचाया। इससे आपको मेरे ऊपर विश्वास हुआ। जब हर कोल इंडियन उस स्पीच को सुनेगा तो वो अपने से लिया कि यदि किसी ने 10 साल पहले बोला कि हर घर में लाइट दूंगा तो उसका इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा और मेरे चलते आएगा। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने कोल इंडिया पर विश्वास जताया कि कोल इंडिया मेरा है, इस पर इतना भरोसा है। इसी के विश्वास के चलते हमने जनता का विश्वास पूरा किया और विश्वास पाया। तो नहीं, आपका जो अचीवमेंट है, यदि राष्ट्र का विकास हम 7% या 10% या 12% कल्पना कर रहे हैं तो कोल इंडिया को इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अदरवाइज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होने वाला है, ना बिजली बत्ती होने वाला है, ना कोई फैक्ट्री का कारखाना बनने वाला है। तो हमको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। जिस गति से राष्ट्र का निर्माण होगा उसी गति से हमको भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, 2047 तक 2047 तक हम एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि देश को विकसित भारत बनाएंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे। अब विकसित भारत जब हो तो हमारा कोल इंडिया उस समय क्या होगा, कैसे होगा? आपके बच्चे देखिएगा कोल के प्रेजेंट फॉर्म में कोल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड ऑल। मैडम आपके स्पीच में है कि हमारा क्या फ्यूचर में प्लानिंग है। हम सोलर में जा रहे हैं, गैसीय क्लासिफिकेशन में जा रहे हैं, बाकी सब टेक्नोलॉजी में जाएंगे, न्यू इन्वेंशन में हमको जाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, कोई भी चीज़ नया करना पड़ता है ना तो फिर से नए सिरे से पढ़ाई करना पड़ता है, नए सिरे से ट्रेनिंग करना पड़ता है, नए सिरे से उसमें डिसीजन लेने में हाथ कांपता है।
लेकिन हम नौकरी क्यों कर रहे हैं? डिसीजन लेने के लिए। नौकरी हम कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए। मैं आपको ये बोलने आया हूँ कि आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए ही आप सर्विस ज्वाइन किए हैं। डिसीजन नहीं लेंगे तो हम 2047 का मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। डिसीजन नहीं लेंगे तो हमारा कोल इंडिया आगे नहीं बढ़ पाएगा। इनोवेटिव डिसीजन लीजिए। IICM आपके पास है जो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा। कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमको क्या जरूरत चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में मैं ऐड कर रहा हूँ कि फियरलेस इन्वायरमेंट होना चाहिए, करप्शन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। जब ये मिलेगा तब आप डिसीजन लेंगे, अदरवाइज डिसीजन लेते समय हाथ कांपेगा। तो आपको डिसीजन लेना है और डिले नहीं करना है, क्योंकि हमको ब्रांडेड कंपनी की सपना देख रहे हैं। हमको कोई भी चीज़ डिले करने से ऐसा नहीं होगा कि डिसीजन हो जाएगा। तो मेरी बात मानिए, आप लोग काम कीजिए, डिले कीजिए, यानी बोल्ड डिसीजन लीजिए, यानी आग पे चलिए। आपके बगल में एक बिजनेस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, यदि कहीं आपका पैर जलेगा तो आपको मलहम लगाएगा। यदि आप डिसीजन ले रहे हैं, सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, रूल देख करके डिसीजन ले रहे हैं, कंपनी के हित में डिसीजन ले रहे हैं, और यदि वो डिसीजन गलत भी हो जाए, डिसीजन कब लेना होता है? जब ABCD ऑप्शन हो तभी डिसाइड करना था। A करें कि B करें, A को L1 दें कि L2 को दें, क्या करें, तभी पता होता है। लेकिन आप डिसीजन लीजिए, उसमें कहीं भी कोताही मत कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। वो यदि डिसीजन गलत भी हो गया, सोच समझ के ले रहे हैं, दिल से आप डिसीजन ले रहे हैं, यदि गलत भी हो गया तो मेरी बात मानिए कि आपको कभी भी आत्मग्लानि नहीं होगी। मतलब मैंने जो डिसीजन लिया था 2 साल बाद, 4 साल बाद यदि बिजनेस वाले पकड़ लिया या बॉस भी डांट पड़ लिया, तो आपको आत्मग्लानि नहीं होगी कि मैंने जो सिचुएशन में डिसीजन लिया था, सोच समझ के लिया था, डिस्कस करके लिया था, मैनुअल रूल देख करके लिया था, कंपनी के हित में डिसीजन लिया था। गलत हो गया, नसीब खराब था, गलत हो गया, आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये ध्यान रहे कि आप क्यों डिसीजन ले रहे हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर दीजिए उस फाइल में। यदि आप रिकॉर्ड कर देंगे तो बिजनेस वाला उस फाइल को पढ़ेगा, फिर आपसे पूछने भी नहीं जाएगा। दूसरी तरफ, यदि आप डिसीजन ले रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, मालाफाइड डिसीजन ले रहे हैं, अपना नियत आपका खराब है तब ले रहे हैं, कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए ले रहे हैं, आपको रांची में पोस्टिंग बने रहना, इसके चलते डर के मारे डिसीजन ले रहे हैं, इस डिसीजन को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोल इंडिया में ऐसे लोगों को कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को कोई माफ नहीं कर पाएगा, बिजनेस वाले भी माफ नहीं कर पाएंगे। उसमें मैंने कहीं पढ़ा था, बख्श देता है खुदा उनको, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते मैडम, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी नीयत खराब होती है। तो इसीलिए आप कंपनी के हित में डिसीजन लीजिए, गलत हो जाएगा तो डरने की जरूरत नहीं है। क्या 5 मिनट ब्रेक दे दें कंटू? एक मैंने कंपेयर किया, मैडम आपने लिखा ना, अनाथ बच्चों को IAS ऑफिसर को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। यानी कोल इंडिया इतना बड़ा हो गया है कि हम मानवता वाली काम करना शुरू कर दिए हैं, स्पिरिचुअल काम शुरू कर दिए हैं। हम आज यहाँ आए हैं, कोल इंडिया इतना बड़ा है कि हम आए हैं आपको आप मोरल वैल्यूज के बारे में बात करने आए हैं। हम डिफिनीशन देना चाहते हैं ग्रोथ का। ग्रोथ के बारे में हमने बताया कि हमने 10% से ज़्यादा का हम ग्रोथ कर रहे हैं, 37,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का हमारा प्रॉफिट हो रहा है और वी आर डूइंग ग्रेट। जो भी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ होता है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ।
कोई बच्चा यदि बड़ा हो गया, उसका मेंटल विकास नहीं हुआ, फिर भी हम लोग बोलते हैं ग्रोथ अच्छा है। ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस, ये 3 वर्ड का डिफिनेशन में ये दिनों में अंतर क्या है, ये मैं बता रहा हूं कि कोल इंडिया का प्रोग्रेसिंग वेल, कोल इंडिया इज ग्रोइंग वेल, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं प्रॉफिट में। इवन हम विदेश में भी जा रहे हैं, फॉरेन में भी जा रहे हैं, हमारा वी आर गोइंग टू द ग्लोबल, फॉरेन कंट्री में भी कोल इंडिया जा रहा है। कोल इंडिया का ग्रोथ अच्छा हो रहा है। प्रोग्रेस, यदि उस ग्रोथ में आप डिसिप्लिन जोड़ दीजिए, यदि आप इथिक्स जोड़ दीजिए, उसमें रूल, डिसिप्लिन, ये सब जोड़ दीजिए, तब वो प्रोग्रेस कहलाता है। तो ये मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से हमारा हर चीज़ का मैनुअल है, SOP है, और जिस तरह का ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं, जिस तरह से इथिक्स पे जोड़ दे रहे हैं, और जिस तरह का डिसिप्लिन है, कोल इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेल। अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। आप हैं, आप भी साथ लगिए, सब लगेंगे, हम लोग उसमें जो भी उसको और रिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसी ग्रोथ में भी हमको बहुत काम करना है। उसके बाद आता है तीसरा शब्द, सक्सेस। उस ग्रोथ के बाद प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में यदि आप ह्यूमैनिटी को जोड़ दीजिए, स्पिरिचुअलिटी को जोड़ दीजिए, और मोरल वैल्यूज को जोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड सक्सेस, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। कोल इंडिया को सक्सेसफुल कंपनी बनाना है, इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि इसके बारे में हम लोग को काम करना है कि परफेक्ट कंपनी, सक्सेसफुल कंपनी, ब्रांडेड कंपनी बनाना है कोल इंडिया के लिए। कोल इंडिया को रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी बनाना है। कोल इंडिया को, जैसे चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट हमने बताया था, मूल्यवान कंपनी के साथ साथ मूल्यों पर आधारित कंपनी बनाना है। सेक्रेटरी कोल का जो स्टेटमेंट था, लेट अस कम टुगेदर and work hard for brand building of coal company and CIL। तो इस तरह से आपको काम करना है हर आदमी को मिलके, और ये तभी हो पाएगा, ये जो भी 100-150 आदमी विजिलेंस वाले हैं उनसे नहीं होने वाला है, हर आदमी को आगे आना पड़ेगा। और जो मैंने बताया कि जो करप्ट है उसको डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर दें। सक्सेसफुल कंपनी का एक और, मैडम आपने हिंदी में भाषण दिया अपना 15 अगस्त का। मैं चेयरमैन साहब को विजिलेंस अवेयरनेस वीक का संदेश के लिए मैं बोला था पढ़ने के लिए कि सर आप अंग्रेजी में बोल दीजिए, मैं हिंदी में बोल दूंगा। बोले नहीं हम सर, वो अच्छा रहेगा सर, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जाएगा, 267 PSU हैं, वो सबके CBO सब जगह घूमेगा कि हाँ चेयरमैन CIL का क्या मैसेज है, दे विल इजीली अंडरस्टैंड। बोले हमको उससे मतलब नहीं है, हमारा माइंड का हर आदमी समझ ले हमको ऐसी भाषा में बोलना है। और उन्होंने अपना जो भी बिजनेस अवेयरनेस का संदेश दिया उन्होंने हिंदी में दिया था। मैडम आपका हिंदी का 15 अगस्त का भाषण सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इथिक्स इन पब्लिक सर्विस। आप जो जिस तरह से IICM काम कर रहा है, एक और मैं हमेशा बोलता हूँ, एक किसी पिक्चर में था ना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगलो है, बैंक बैलेंस है, पता नहीं क्या क्या है, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर। तो मैं लगभग 1.5 साल पहले इसी में एक हम लोग प्रोग्राम कराए थे, और उसका सोशल मीडिया चारों ओर काफ़ी वायरल हो गया था। फिर लोगों ने देखा कि IICM क्या है और उसका फैसिलिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। हिंदुस्तान में सबके पास ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इतना बड़ा लार्ज लेवल पे हो, इतना बड़ा सेटअप हो, इतना बड़ा फैसिलिटीज हो, इतना ह्यूज मात्रा में ट्रेनिंग करा सके। CBC में बात बताए कि जब भी आप कोई प्रोग्राम कराइए ना तो IICM में कराइए, हर बात में आइए। और आज जब भी आप कोई प्रोग्राम कीजिए तो आजू बाजू के जितने PSU वाले हैं उनके भी ऑफिसर को बुला लिया कीजिए, क्योंकि आप बड़े भाई की तरह यूज कर आप रहिए और उनको भी हेल्प कीजिए। तो कहीं और बात हो रही थी, मेरे पास एक CM PDI है,
वो खाली रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जो विजन 2047 में देखिएगा CMPDI के चलते हम लोग काफ़ी आगे बढ़ जा पाएंगे और कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी बिकॉज ऑफ IICM में। हम NLCIL के भी CBO के कुछ दिन चार्ज में था, तो कुछ ऐसे बात हो रही थी, तो वहाँ पर बोला क्या कह रहे तुम्हारे पास IICM है ना, हर बात में तुम्हारे पास IICM है। तो वही मैं डायलॉग बोलता हूँ हमेशा कि कोई बोलता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगलो है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो मैं उनको ये बोलता हूँ मेरे पास IICM है। मैं IICM को यूज करके माय डियर फ्रेंड कम से कम मेरे विजिलेंस के 1000 ऑफिसर को ट्रेनिंग दिलाया है हमने, ओनली विजिलेंस मैटर। और आपको सब जोड़ दें हम तो हमारे ख्याल से हम 20,000 लोगों को एड्रेस कर चुके हैं। इस फोरम का हम यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास IICM है, मेरे पास माँ है, और माँ जो सिखाती है ना, वो मैं रेलवे में भी बिजनेस में था, तो वहाँ एक कविता बनाया था कि वक्त के इस दौर में उम्र के इस पड़ाव पर, वक्त के इस दौर में उम्र के इस पड़ाव पर वसूलों को ताक पर क्यों रखे हम, वसूलों को ताक पर क्यों रखे हम, गलत को गलत ना सही, गलत को गलत ना सही पर सही भी क्यों कहें हम। माता पिता और गुरुजनों से जो सिखाया, माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर माता पिता और गुरुजनों ने जो सिखाया उसी मूल्यों पर तो आज तक टिके हुए हैं हम। ईमानदारी हो मेरी जीवन शैली क्यों भूले हम, ईमानदारी हो मेरी जीवन शैली क्यों भूले हम। कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे को ये बताएगी कि ये बुरा है करो, कोई पिताजी ऐसे नहीं होंगे जो ऐसा सिखाएंगे। तो माता पिताजी का और गुरुजनों का मतलब मैडम आपने बोला है अगला पन्ना में कि आप एक कुशल अधिकारी बनिए और एक योग्य नागरिक बनिए। मतलब आपको यहाँ से इन्होंने अपील किया कि आप ऐसा बन करके जाइए और कोल इंडिया की सेवा कीजिए और राष्ट्र की सेवा कीजिए, राष्ट्र का निर्माण में योगदान दीजिए। मैडम ने बोला IICM, CIL और फिर राष्ट्र। आप मैडम का स्पीच सुनिएगा, फेसबुक का पाला ही है। तो गुरु जी के बारे में मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हे गुरु नमन करता हूँ तुम्हें जो तुमने मुझ पर ये उपकार किया। हे गुरु नमन करता हूँ मैं तुम्हें जो तुमने मुझ पर ये उपकार किया, मेरे तुच्छ और व्यर्थ जीवन को सफल और साकार किया। तेरी उंगली पकड़ के तो नहीं चला मैं, पर तेरे डंडों का सहारा मिला था। आज ये महसूस होता है तेरे डंडों का असर उंगलियों से ज्यादा था। तुम न होते तो बताता कौन जाऊं किधर, कौन करता आकलन परामर्श देता कौन। मैं तो एक अबोध बालक था, मेरी क्षमता का पहचान करवाता कौन। तुम न होते तो अनुशासन को ही समझ लेता प्रतिबंध शायद। अनुशासन है सफल जीवन का मंत्र, ये बताता कौन। इसलिए हे गुरु नमन करता हूँ तुम्हें जो तुमने मुझे असंख्य गुणों से परिपूर्ण किया। कर्म भूमि के इस धरा पर मार्ग दिखाकर मेरे जीवन को संपूर्ण किया, मेरे जीवन को संपूर्ण किया। 5 मिनट का ब्रेक करें क्या? हाँ कोई बोलने में दिक्कत इतना लंबा हो गया सर आपको भी। जब परिस्थितियां अनुकूल हो और हम कुछ अच्छा कर जाए उसको अच्छा नहीं बोलते हैं। जब हर तरह की परिस्थितियां खराब चल रही हो, टाइम से खराब चल रहा हो, हमारे पास कोई फैसिलिटी ना हो, उस परिस्थिति में भी हम अच्छा कर जाए उसको अच्छा बोलते हैं।
कभी ये दिमाग में नहीं रखना है कि हमको माइन में भेज दिया, अंडरग्राउंड माइन में भेज दिया, ऑक्सीजन नहीं है, पॉल्यूशन है, आग है, पता नहीं क्या क्या है। कभी ऐसा नहीं सोचना है। अपना उसी हिसाब से कैसे काम करें, कैसे हमारा प्रोग्रेस हो, इस पे आगे चलना है। यदि कोई लक्ष्य बना के आप चल रहे हैं और यदि रास्ते का ऑब्स्ट्रक्शन आप देखेंगे तो कभी आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा। इसलिए केवल लक्ष्य देखिए, लक्ष्य को देखते रहिए, ऑब्स्ट्रक्शन को पर ध्यान भी नहीं देना है, तभी आपको लक्ष्य मिलेगा। यदि मैं सिविल सर्विसेज में टॉप किया तो उसका कारण एक ही था कि कभी मैंने मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारी बाधाएं आई, कभी लाइट नहीं रहता था, कभी लालटेन में तेल नहीं रहता था, कभी कुछ था, कभी कुछ था, कभी कुछ था, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं देखा। कैसे हमारा काम हो उसका हम लोग जुगाड़ करते थे और हम आगे बढ़ जाते थे। हमेशा ये ध्यान रखना है, जीवन में सफल होना है। यहाँ रेलवे ज्वाइन करने के पहले मैं IIT वालों को पढ़ाता था, जो IIT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं उनको मैं पढ़ाता था। रोज दिल्ली में था इंस्टीट्यूशन एक, उसके डायरेक्टर थे डॉक्टर मजीद। उन्होंने हमको काफ़ी ट्रेनिंग दिया और 15 दिन ट्रेनिंग दे करके फिर हमको क्लासरूम के पीछे वाले गेट से घुसाए। घुसाते समय हमको उन्होंने 2 बात बताया कि जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना त्रिपाठी जी, वो अच्छा टीचर नहीं होता है। जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो अच्छा टीचर नहीं होता, क्योंकि उसको ज़िंदगी में कभी कठिनाई आई ही नहीं, तो अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता है। इसको आपको झूठा साबित करके दिखाना है। दूसरा उन्होंने बताया था कि अच्छा टीचर वो होता है जो गधे के भी दिमाग में इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, गधे में भी इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, वो अच्छा टीचर होता है। तो समझे नहीं? बोले नहीं, मतलब गधा को भी पढ़ने पर मजबूर कर दे वो नहीं, उसको इंटरेस्ट जग जाए, वो अच्छा टीचर होता है। ये दोनों उनका आज तक मुझको याद है और इसके लेकर के मैंने उसका अपनाया और उसमें काफ़ी आगे बढ़ा और काफ़ी सक्सेस भी हो पाया था मैं। उसी में हमको किसी ने कल परसों बताया था, सलाह हमेशा हारे हुए की मानना चाहिए। जो हारा हुआ है उसका सलाह मानिए, जो जीता हुआ उसका तजुर्बा, उसका एक्सपीरियंस का यूज कीजिए, लेकिन दिमाग अपना होना चाहिए। अपने दिमाग का यूज कीजिएगा, देखिएगा आपको ज़िंदगी में कभी हारने नहीं देगा। मैं किंग हूँ, मैं CBO हूँ तो अपने डिपार्टमेंट का किंग हूँ। मैडम IACM की किंग है, आप भी कल किंग बनेंगे। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, किंग को कभी अच्छा आदमी नहीं होना चाहिए। मैं अच्छा आदमी हो सकता हूँ, दिलदार आदमी हो सकता हूँ, दिलेर आदमी हो सकता हूँ, लेकिन एज ए CBO में अच्छा नहीं हो सकता। हमको अपना कर्म करना पड़ेगा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूल होना चाहिए वो करना पड़ेगा। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में हम लोग 36% हमारा कंट्रीब्यूशन था, आज 2% भी नहीं है। थोड़ा उसका हिस्ट्री में जाइएगा। 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, उनके बाद ही सब घटना डाउनफॉल शुरू हुआ है भारत का। 1191-92 में जब मोहम्मद गोरी ने उनके ऊपर अटैक किया, वो इतने अच्छे आदमी थे, बहुत तरह से हद सर्वगुण संपन्न थे और आदमी बहुत अच्छे थे। और वो क्या करते थे, मोहम्मद गोरी को पकड़े और छोड़ दिए। 16 बार उन्होंने पकड़ा और छोड़ दिया। कोई करप्ट आदमी है, यदि हम उसको पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो पड़ोसी पे क्या असर पड़ेगा माय डियर फ्रेंड? वैसे ही मोहम्मद गोरी हम पर अटैक कर रहा है और उसको, इतने अच्छे आदमी थे, उसको छोड़ दिए, तो आदमी पर क्या असर पड़ा, आम जनता पर क्या असर पड़ा? करिए तो इसी पकड़ लेता है, पकड़ने पर छोड़ देता है। कौन लड़ने जाएगा इसके लिए? लड़ने कोई फायदा नहीं, पकड़ने पर भी छोड़ दिया जाता है। हर बार आया और आकर के इनको मेंटली, फिजिकली हर तरह से कमज़ोर करता गया। और 17वीं बार जब अटैक किया तो पृथ्वीराज चौहान को न केवल पकड़ा, उनको जान से भी मार दिया। वो एक बार भी नहीं छोड़ा। यानी उनकी अच्छाई के चलते, अच्छा आदमी होने के चलते हमको भुगतना पड़ रहा है। जो आदमी हमारे राज्य के सीमा को तोड़कर अंदर आ रहा है, उसको आप माफी कैसे दे रहे हैं? आप गुड ह्यूमन बीइंग है, इसलिए नहीं होना चाहिए। आपने राजधर्म का पूरा नहीं किया। आपको राजधर्म का
पालन करना है। यदि कोई खराब है तो उसको हमको उसी तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए। इस प्रवृत्ति से हम लोग काम करेंगे। हम राजा हैं तो उसके तरह से जाएंगे। अपने अंदर एक और कोल इंडिया का मैडम का स्पीच कर दिया। जब भी कोई ईस्टर्न रीजन में बात आती है तो सीबीसी की तरफ से हो या डीओपीटी की तरफ से भी हो तो सबकी नज़र कोल इंडिया पर होती है। कुछ दिन पहले ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल भी आए थे कोल भवन में, तो उन्होंने ये भी बताया था कि कोल इंडिया को आईटी पे काम करना है, आईटी में आगे जाना है, और उन्हें ICCC और बहुत सारे उन्होंने बात बताया था, और AI का यूज हो रहा है, जिस तरह से इसका भी हम लोग यूज करें। उन्होंने ये बताया था कि राष्ट्र के निर्माण में कोल इंडिया का भूमिका एक बड़े पिलर की तरह होना चाहिए। उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया था कि बड़ा पिलर की तरह होना चाहिए। उसी तरह से अभी हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। विजिलेंस अवेयरनेस वीक हमारा अक्टूबर में पड़ेगा। ये ईयर 2000 से मनाना शुरू किया गया था। वो मनाते क्यों हैं? जैसे हर साल हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, वैसे ही हर साल विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि जो उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं उसको हम लोग याद करें 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन। विजिलेंस अवेयरनेस वीक के में कि एक हमारा ये भी कर्तव्य है कि हमको सतर्क रहना है, सतर्कता की तरफ आगे बढ़ना है, इंटीग्रिटी और मोरल वैल्यू को बढ़ाना है, ह्यूमैनिटीज़ को बढ़ाना है, इस डायरेक्शन में हमको काम करना है। उसमें विजिलेंस अवेयरनेस वीक उस वीक में पड़ता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का डेट ऑफ बर्थ पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को डॉयन ऑफ इंटीग्रिटी बोलते हैं। इंटीग्रिटी होता क्या है? मतलब जो भी सिचुएशन हो, यदि हम सत्य को ना छोड़ें, वो इंटीग्रिटी होता है। मैडम, इंटीग्रिटी कोई कॉम्प्रोमाइज क्यों करता है? 99% लोग अपने स्वार्थ के लिए अपना इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में बहुत अंतर है। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, मैं आपके यहाँ गया, कोई फंक्शन है, पता लगा कोई आइटम ऐसा है नहीं है जो वेज वाला है, और आपने खूब रिक्वेस्ट किया, फिर मैं आपका पूरा प्रतिष्ठा रखने के लिए मैंने नॉनवेज खा लिया। इसमें हमने कोई बेईमानी नहीं किया, लेकिन मैंने अपने इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। दिस इज द डिफरेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज कहाँ करता है? लोग 99% अपने स्वार्थ के लिए इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। 1-2 कुछ परसेंटेज होते हैं जो बॉस बोलता है इसलिए इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करता है। कुछ ऐसा होता है जो परिस्थितियां ऐसी है, यदि हम नहीं करेंगे तो कंपनी को लॉस हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। सिचुएशन के हिसाब से, जिसमें बताया था कि डरिए मत, काम कीजिए और रिकॉर्ड कर दीजिए। परिस्थितियां होती हैं कुछ ऐसी जिसके चलते हमको इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, डिसीजन लेना है, तब हमको इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये सारा चीज को जो इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, दैट इज नॉट इंटीग्रिटी। चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, यदि हम उसको नहीं डेविएट कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रिटी। बाकी सब ऑनेस्टी और पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाएगा। तो हमको डॉयन ऑफ इंटीग्रिटी बनना है। कठिन पाथ पे चल रहा है, रास्ता कठिन है, फिर भी हम उस पर चल रहे हैं, दैट इज इंटीग्रिटी। मैं कलकत्ता से आया हूँ यहाँ पे। कलकत्ता में, बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ही वॉज वन ऑफ द मैन ऑफ इंटीग्रिटी। यानी कोई आसान पथ हमको मिल रहा है, यहाँ मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक हो गया और हम कहीं और आपका पोस्टिंग कर रहे हैं, आप डिफिकल्ट सिचुएशन है, तब आप जाइएगा वहाँ पे, तो आप कुछ बहाना बनाते हैं। ऐसा नहीं, आप नसीब आपका अच्छा है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको विश्वास किया है, तभी आपको इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भेजा है। सुभाष चंद्र बोस
जब बच्चे थे तो उनके पिताजी की इच्छा थी कि हमारा बेटा ICS करता। तो उस समय IAS को ICS बोलते थे और केवल इंग्लैंड में एग्ज़ाम होता था, पूरे वर्ल्ड के लोग वहीं जाके एग्ज़ाम देता था। उनके पिताजी की इच्छा थी कि बेटा मेरा ICS करता। वो यहाँ से इंग्लैंड गए, जाकर के एग्ज़ाम दे के आए और क्वालिफाई कर गए। जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो बॉम्बे हाई में हजारों की संख्या में इंडियन उनको देखने के लिए आया था कि कौन आदमी जो क्वालिफाई किया है। अभी शिप में ही थे तब तक उनका माइंड चेंज हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। दिमाग में आया कि ये तो मैं जो भी अचीवमेंट किया हूँ अपने पर्सनल गेन के लिए किया हूँ, इनसे क्या मतलब, इससे इनको इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमको देखने आए हैं। दे आर सो क्यूरियस। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो इनके काम का हो। और इंग्लैंड में गए थे, वहाँ का रहन सहन और वहाँ का डेवलपमेंट देख कर आए थे, तो वो तो वहाँ पर उनके दिमाग में घुसा ही था। और हर एक भारतीय के दिमाग में चल रहा था कि हम गुलाम हैं तभी नहीं हो पा रहे हैं, गुलाम है इसलिए नहीं हो पा रहा है। वहाँ से उनके दिमाग में परिवर्तन आया। घर आए और ICS का सर्टिफिकेट अपने पिताजी के चरणों में रखे और बोले थे कि मुझको नौकरी नहीं करना है। उस समय IAS की नौकरी का मतलब किंग माना जाता था, आराम की नौकरी है, कोई कष्ट नहीं है लाइफ में। उस समय इक्का दुक्का ब्रिटिशर्स ही थे जो अचीव कर पे आते थे, बाकी कोई नहीं कर पाता था। यानी उन्होंने उस आराम के नौकरी को छोड़ दिया और उस समय गांधी जी का देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन कर साथ दिया। वहाँ पर भी कांग्रेस ज्वाइन करके वो खूब मेहनत किए, इतना मेहनत किए कि वो कांग्रेस के टॉप पे पहुँच गए, अध्यक्ष भी बन गए। 1942 के आसपास जब वर्ल्ड वार की बात आ रही थी उस समय, और कांग्रेस की नीति और जो भी स्पीड था उनको पसंद नहीं आया। जिस कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने ICS वाली नौकरी छोड़ी थी, उस कांग्रेस को भी उसने छोड़ दिया। वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, फ्यूचर कोई मिनिस्टर बन सकते थे, ही वाज सो फेमस, लेकिन उस आराम के पाथ को भी उन्होंने छोड़ दिया। बाकी आपको पता ही है कि वह फिर आकर के उन्होंने वो सारा काम किया, अपना आज़ाद हिंद फौज हो, फॉरवर्ड ब्लॉक हो या कहाँ कहाँ देशों में नहीं घूमे, वो सारा काम किए कि हम कैसे अंग्रेज़ों को परेशान करें। और उन्होंने उस नीति पर काम किए वो कि ये चरखा से कुछ नहीं होने वाला है। एक गोपाल सिंह नेपाली की कविता है, वो हमारे सेक्रेटरी कोल ने भी, हम सारे विजिलेंस वालों का जब रिव्यू मीटिंग कर रहे थे तो बताया वहाँ पे कि मैं ट्रेनिंग का सीरीज कंटिन्यूस करते आया हूँ। उन्होंने हमको बोला त्रिपाठी जी बहुत हो गया ट्रेनिंग। अब उन्होंने कोट दिया, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये आप लोग कहीं पढ़िएगा, है इसमें थीम भी मैंने डाला था। कोल इंडिया इतना अच्छा हो गया है कि मेरा कोई कोल इंडियन ये बोलता है कि हमको पता नहीं था इसलिए गलती हो गई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैडम, हमने कुछ दिन पहले एक लेटर इशू कर दिया है कि हर HOD की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को ट्रेन करें, चाहे खुद पढ़ाई करके ट्रेनिंग ले रहा हो, चाहे आपस में डिस्कस करके ले रहा हो, चाहे ट्रेनिंग अटेंड करके ट्रेंड हो रहा है, लेकिन यदि वो कोई भी सेंसिटिव काम कर रहा है तो उसको अपना रूल, मैनुअल, SOP का नॉलेज होना चाहिए। और मैंने ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ले लिया है कि जो गलती किया उसको तो नहीं छोड़ेंगे। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, कि जो गलती किया उसको तो नहीं छोड़ेंगे, साथ में उस HOD से भी पूछताछ होगी कि तुमने ऐसे आदमी को काम पे क्यों लगाया जिसको नॉलेज ही नहीं है। तो हम इतने अच्छे हो गए हैं, तब सेक्रेटरी कोल ने हमको बोला कि बहुत हो गया हाथ पैर जोड़ना, अब एक्शन होना चाहिए। शासन चलता तलवार से, फिर वो सुभाष चंद्र बोस से कंपेयर कीजिएगा। गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता है, ओ राही तुम दिल्ली जाना, ओ राही तुम दिल्ली जाना, तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता तलवार से, शासन चलता तलवार से।
कुछ लोग ऐसे हैं आपके सोसाइटी में जो बिना तलवार के नहीं मरने वाले हैं। अंग्रेजों के भी दिमाग में यही रहा कि चरखा चलने तो कोई बात नहीं, हमारा तो राज चल रहा है। जब इन्होंने बनाया, बाकी आप पढ़िएगा कि 1942 के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कोई ऐसी बड़ी घटना, बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, फिर भी हम आज़ाद हो गए। कारण क्या था? उसमें बहुत लोग बताते हैं कि आज़ाद हिंद फौज वालों का ऐसा दहशत हो गया था कि जो भी अंग्रेज यहाँ थे लाख की संख्या में, हज़ारों की संख्या में, उनको रात का नींद गायब हो गया था। उनके डर के मारे पता नहीं कब आज़ाद हिंद वाला फौज वाले आकर उनको मार देंगे। भय बिन प्रीत न होए, डर होना बहुत जरूरी है। इस 15 अगस्त का ऑनरेबल पीएम का स्पीच सुनिएगा। उन्होंने बोला है कि भ्रष्टाचारियों के मन में भय व्याप्त होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा शासन होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त कोल इंडिया होना चाहिए। लेकिन अब मैं ये भी बोलना शुरू कर दिया हूं कि भय मुक्त नहीं होना चाहिए, भय युक्त होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए कि जो हमारे कंपनी को नुकसान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं या करप्शन कर रहे हैं। दूसरा, मैंने तो आपको बता दिया कि विजिलेंस ऑफिसर आप हैं। विजिलेंस वालों की ड्यूटी क्या होती है, काम क्या होता है? चाणक्य ने लिखा था कि एक बड़ा सा तालाब है, उस तालाब में पानी है और मछलियां हैं। विजिलेंस वालों को लगाया गया कि तुम वॉच करते रहो कि कोई मछली पानी तो नहीं पी रही है। यानी बड़ा सा तालाब है, उसमें विजिलेंस वालों को बोला गया कि मछली पानी के अंदर है, उसको वॉच करना कि पानी तो नहीं पी रही है। ये ऐसा नौकरी आपको करना है। इतना बड़ा कोल इंडिया है, इतना माइन का इलाका है, इतना हम लोग फंड का 1,45,000 करोड़ का हमारा ट्रांजैक्शन है, जहां हम लाखों करोड़ रुपीज का टेंडर जेम्स के थ्रू ही खाली करते हैं। इतना सेंसिटिव वार्ड ट्रांसफर पोस्टिंग पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, और उसमें हमको वॉच करना है कि कोई मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा है, कोई रेवेन्यू लीकेज तो नहीं कर रहा है। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट को ड्यूटी दिया गया है। आप विजिलेंस ऑफिसर है, सोचिए कितना कठिन काम है। मैं जब CBO CIA ज्वाइन किया और ये स्टेटमेंट पढ़ा तो मैं अपने आप को थोड़ा और उसमें रिसर्च किया। मैं खुद मछली बन जाता हूँ, उस पानी के अंदर चला जाता हूँ, और पानी के अंदर हमको काम भी करना है। मछली वाला जो एक्टिविटी है, पूरा तालाब को घूमना है, देखना है, करना है। अब तब हम पानी गलती से जाने अनजाने में थोड़ा ज़्यादा ना पी पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब तालाब से बाहर में मछली को निकाल कर रख दिया जाए। एनीवे, जो बताया जो निकम्मा लोग हैं, माय डियर फ्रेंड, तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। मैं चोरी शब्द का प्रयोग जनरली नहीं करता, लेकिन आई एम सॉरी, तनख्वाह बिना काम के चोरी के समान है। रूल्स आर देयर टू वर्क, नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट। विजिलेंस डिपार्टमेंट को इसलिए वॉच पे नहीं लगाया गया है कि वहां से मछलियां तुम लोग पानी से बाहर निकल जाओ, काम करना बंद कर दो। ऑनरेबल CBC जब आए थे तो उन्होंने यही बताया था कि जो काम बाकी डिपार्टमेंट का है वही काम विजिलेंस वालों का भी है। जो लक्ष्य यदि 838 का टारगेट हमारा कोल इंडिया का है तो वही टारगेट मेरा भी है, वही टारगेट हर विजिलेंस वालों का भी है। तो काम करने में सहयोग देना, मैंने आपको बताया, विजिलेंस इज बाय यू, विथ यू, फॉर यू ऑलवेज। इस पर प्रिंसिपल पर हमको काम करने के लिए हम आए हैं। मेरा काम ये नहीं है। अब मैंने क्या किया, मछली खुद बने और पानी में गए। ये इम्पॉसिबल है कि हम जाने अनजाने में कम चाहे ज़्यादा पानी न पी पाए। तब मैं सारे विजिलेंस वालों से मीटिंग किया और उनको ये बताया कि तुम खाली ऐसे मछली को वॉच करो, ऐसे मछली को पकड़ो जो खाली पानी पीती है, हमारे तालाब को गंदा कर रही है। यदि हम ऐसे मछली को ही निकाल करके सिस्टम से बाहर फेंकें तो हमारा तालाब स्वच्छ रहेगा, हमारा रेवेन्यू लीकेज कम हो जाएगा। तो इस पॉलिसी में काम करेंगे हम लोग। हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जो खाली पानी पीते हैं और नहीं तो तालाब को गंदा करते हैं।
माय डियर फ्रेंड, तलवार इसी के लिए उठाना है। एक और हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक में हमेशा मैं याद करता हूँ सत्येंद्र दुबे का। सत्येंद्र दुबे मुझसे एक साल सीनियर थे, हम लोग दिल्ली में एक साथ पढ़ाई भी किए थे और वो NHAI में चले गए। NHAI में करप्शन को उन्होंने, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनको PMO में उन्होंने कंप्लेन किया कि NHAI में गया में काफ़ी करप्शन हो रहा है। उस कंप्लेन को PMO ने कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा, डिपार्टमेंट से होते होते फिर वापस गया ऑफिस में आ गया। वो डिस्क्लोज हो गया कि इस आदमी ने कंप्लेन किया है। IIT कानपुर के प्रोडक्ट थे। IIT कानपुर वालों ने उसको काफ़ी एजिटेशन किया, सुप्रीम कोर्ट में PIL किया, तब एक रिजोल्यूशन बना। भारत सरकार ने 2004 में रिजोल्यूशन बनाया था, PDP रिजोल्यूशन, PIDPIR, आर फॉर रिजोल्यूशन, PDP रिजोल्यूशन। नोट कर लीजिए इसको, गूगल में सर्च कीजिएगा तो इसके बारे में पता चलेगा PDP रिजोल्यूशन क्या होता है। इस रिजोल्यूशन की तरह आप कंप्लेन करेंगे तो किसी को भनक में नहीं लगेगा कि कौन कंप्लेन किया है। उसमें CBC को जिम्मेदारी दिया गया है कि कौन किया है, उसको खाली पता रहेगा, बाकी किसी को नहीं पता रहेगा। ऐसे लोगों को PDP रिजोल्यूशन की तरह से कंप्लेन कीजिए। जब मेरा इतना कोल इंडियन, इतना दीपक जाएगा, PDP का यूज होगा। जो आदमी 1-2% वाले जो मछलियां हैं, उस मछलियों को PDP का रिजोल्यूशन का यूज करके कंप्लेन कीजिए, तब जाकर के हमारा सिस्टम में सुधार होगा, करप्शन फ्री इन्वायरमेंट बनेगा। और इसमें कोई शक नहीं है। हमने पिछले 2 साल से खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं PDP का, बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं। मैडम आपको आश्चर्य होगा, ऐसे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच किया हुआ है कि देखने से तो लग रहा है उसी का स्टोर ने उसको कंप्लेन कर दिया है और किसी को पता ही नहीं है। हमको भी नहीं पता कौन किया कंप्लेन, क्योंकि केवल CBC को जिम्मेदारी बनती है और बाकी लेकिन केयरफुल रहना है। उसका रिजोल्यूशन का कुछ रूल बना हुआ है, उसके हिसाब से कंप्लेन करना है और धड़ल्ले से कंप्लेन कीजिए, किसी को भनक नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर कुछ आत्मग्लानि नहीं हो कि यार मैंने कंप्लेन कर दिया। ह्यूमन बीइंग है। दूसरा ये है, माय डियर फ्रेंड, यदि आप एक बार कंप्लेन किया, कुछ एक्शन हुआ ना, तो जाके शाबाशी नहीं देना है कि नहीं अच्छा हुआ कि मैंने एक्शन लिया। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैंने 1-2 केस में ऐसा देखा है कि उसका एक्शन होने के बाद उसने बोला कि मैंने कंप्लेन कराया था, तो बाद में उसको लोगों ने प्रताड़ित किया। तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन PDP का यूज कीजिए, क्योंकि ये मोटी चमड़ी वाले जो है ना, ये बिना इंजेक्शन के नहीं सुनने वाले। हमारा जो भी प्रोफाइल है, वो जो भी सिस्टम यहाँ पर है, जो भी इसका परंपरा है, उससे टकराइए, उसको परिवर्तन कीजिए। मैं शुरू से ही आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये CBC का ये इंस्ट्रक्शन है कि इस पर्टिकुलर वीक में हम लोग ट्रेनिंग खूब कराएंगे। 3 मंथ का टाइम उन्होंने किया। इसमें बोला कि ट्रेनिंग कराना है खूब 3 महीने में। वो हमको इंस्ट्रक्शन क्या देंगे, हम लोग ट्रेनिंग नहीं, हम लोग मैराथन ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोल इंडिया इतना बड़ा है, 2.4 लाख हमारे एम्प्लॉय ऑफिसर्स हैं। अलग अलग स्टेज पे हर जगह, चाहे हेडक्वार्टर CIL हो, चाहे सब्सिडरी का हो हेडक्वार्टर हो, चाहे उसका माइन इलाका हो, चाहे सब हर लेवल में हमारा सेंसिटिव काम होता है। हमारे हर जगह हमारे एम्प्लॉय ऑफिसर हैं। तो मैराथन एक जगह होता है, बाकी जगह पर्कुलेट होता है। हम लोग मैराथन ट्रेनिंग कर रहे हैं। दूसरा, CBC ने डायरेक्शन दिया है कि सिस्टम इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उसको ट्रेनिंग होना चाहिए। मैं फिर से एक ताली बजाने वाला बात बताना चाहता हूँ। 99% विजिलेंस वाले जो मेहनत करते हैं वो सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। मतलब हमारा कुछ मैनुअल में, कुछ रूल में, कुछ SOP में कुछ एनोमली है, कुछ लूप होल है, वो ठीक हो जाए। विजिलेंस वालों का पूरा मेहनत वहीं रहता है, क्योंकि हमारा मतलब मैनुअल में ही कुछ लूप होल होता है, उसी में कोई आदमी दिमाग लगा करके अपना काम करता रहता है, अपना कारनामा करता रहता है। सिस्टम इम्प्रूवमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं क्या कि एक गेहूं का बोरा है, गेहूं के बोरे में गेहूं रखा हुआ है और बोरा है, कहीं वीक पॉइंट है, उसको चूहे ने काट दिया।
उस चूहे जब काटेगा तो गेहूं गिरना शुरू होगा। कुछ गेहूं लेके भागा भी, खा भी रहा है, यानी जो कारनामा कर रहा है वो गेहूं लेके भागा, खाया, काटा भी, उसने पॉइंट आउट किया, अब लेके भागा। विजिलेंस वाले जब घूमते हुए देखे कि यहाँ पर लूप होल है, तो लूप होल देखे कौन काटा है, तो चूहा काटा है। अब फिर चूहे वाले चूहे के पीछे पड़ जाते हैं, तब तक गेहूं यहाँ गिर रहा है, वेस्टेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है। वो खाया होगा 2-4 दाना, यहाँ पर हजारों दाना निकल रहा है हमारा। इसको मैं जब ज्वाइन किया तब देखा कि हम चूहा को जाएंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएंगे, इंक्वायरी होगा, जब तक पनिशमेंट होगा तब तक तो इतना गेहूं इसका गिर रहा है। तो ऐसा करेंगे कि आज हम लोग खाना नहीं खाएंगे, लंच तभी होगा। उसके लिए 2 लाइन लेटर में लिखा कि इस वाले बोरे में होल है, इसको बंद किया जाए, अब बाकी बोरा भी चेक कर लिया जाए, इसको तुरंत रूल को चेंज किया जाए कि बोरे में गेहूं नहीं रहना चाहिए। यानी चूहे के पीछे हम पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, लेकिन पहला काम होना चाहिए कि बोरे को बंद करो ताकि रेवेन्यू लीकेज ना हो। मैं उसमें रेलवे में विजिलेंस में था। मैडम बताते हुए मुझको शर्म आ रही है कि जैसे मैंने वो 2 लाइन का लेटर भेजा ना, टॉप बॉसेस का फोन आना शुरू हो गया कि त्रिपाठी तुम चूहा पकड़ना, तुम गेहूं के बोरे होल के बंद करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। मतलब कि जो गलती किया उसको चार्जशीट दीजिए। क्यों बोल रहे हैं आप मैनुअल चेंज करने के लिए, क्यों बोल रहे हैं आप एसओपी चेंज करने के लिए? और मैंने आश्चर्य लगा कि आप वो जो बोरे से गेहूं लीकेज हो रहा था उसमें ऊपर से नीचे तक बहुत लोग मिले हुए थे। कोई नहीं चाहता था कि बोरे को बंद किया जाए। ये ऐसा इफेक्टिव होता है सिस्टम डेवलपमेंट। विजिलेंस वाला यदि कोई बोल दिया कि बोरे में गेहूं नहीं रहना चाहिए, आज की डेट में भारत के गांव में भी ना स्टील के कंटेनर में गेहूं रहता है। और माय डियर फ्रेंड, यदि कोई बोरे में गेहूं रखा है तो समझ लो उसका नीयत खराब है। यदि हमारा हर जगह आईटी का यूज करके टेंडरिंग कर रहे हैं, हर जगह नया एसओपी, नया मैनुअल को मॉडिफाई करके हम लोग टेंडर कर रहे हैं, नया रूल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तभी कोई पुराने रूल को यूज कर रहा है, मतलब उसका नीयत खराब है। कोई मैनुअल टेंडर आज के ज़माने में कर रहा है तो समझिए कि उसका नीयत खराब है। यदि हम ब्रांडेड कंपनी के सपना देख रहे हैं तो हमको इस तरह से हर स्टेज पर इंप्रूवमेंट करता रहना पड़ेगा। तो सीबीसी ने बोला कि अगले 3 महीना में जो 5 साल में सिस्टम इंप्रूवमेंट इशू किए हैं उसको फिर से री-इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो ये बिजनेस वाले भी उसके पीछे भी पड़े हुए हैं और ट्रेनिंग के भी पीछे पड़े हुए हैं। तीसरा जो सीबीसी ने 3 मंथ ड्राइव में उन्होंने लिखा था कि जो भी हमारा मैनुअल हो, एसओपी हो, उसको अपडेट करते रहिए। यानी जो एसओपी इशू हुआ है, चाहे जो भी और रिक्वायरमेंट है विद द टाइम पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे हमको मॉडिफाई करना पड़ रहा है मैनुअल को भी। अभी जेम आ गया तो हर तरह का चेंज करना पड़ रहा है। और जब ट्रेंड करना आ गया तो फिर मैडम आपका भी उसी तरह से परेशानी बढ़ेगी। उस टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको ऐसे एक्सपर्ट टीचर यहाँ लाना पड़ेगा, उसका ट्रेनिंग भी कराना पड़ेगा। तो एसओपी मैनुअल को मॉडिफाई करना है। आपको एक और बता दूं कि जुलाई 22 में डीओई ने, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सारा मैनुअल स्टैंडर्डाइज कर दिया ऑल ओवर इंडिया का, और सारे पीएसयू को बोला कि आप अपना भी मैनुअल इसी से अलाइन कर लीजिए। नवंबर में मैं जब ज्वाइन किया था तो दिसंबर में सीबीसी की मीटिंग में हमको उन्होंने स्पेशली इंडिकेट करके बोला कि आप इसको चेंज कराइए। मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि कोल इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीएसयू जिसने अपना चारों मेन मैनुअल को अलाइन कर लिया था एज पर डीओई मैनुअल। अब मैनुअल तो हमने मॉडिफाई कर लिया। अब हमारी ड्यूटी बनती है उस मॉडिफाइड मैनुअल में क्या क्या चेंजेस हुआ अपने लोगों को बताने का, क्योंकि जितना चेक करें पता लगा कि सब लोग पुराने मैनुअल से काम कर रहा है। फिर उसके बाद मिशन मोड में हम लोगों ने सबको बताना शुरू किया, ट्रेनिंग देना शुरू किया और माइन के इलाके में जाना शुरू किया और सबको बताया कि नहीं मैनुअल चेंज हुआ है। तभी से हम लोग ट्रेनिंग और मैराथन ट्रेनिंग का ये सीरीज शुरू किए थे। तो हम ऑलरेडी काफ़ी एडवांस्ड स्टेज में है, हम लोग इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। चौथा, सीबीसी ने हमको जो दिया टारगेट कि 30/6 के पहले जितने कंप्लेन हैं आपके पास बिजनेस वालों के पास उस सब को क्लोज होना चाहिए। तो बिजनेस वाले तो अपना इन्वेस्टिगेशन करके उसको क्लोज करेंगे, लेकिन क्लोज तब होता है जब उसका इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए, उसको चार्जशीट पनिशमेंट जो मिलना है मिल जाए। माय डियर फ्रेंड, जो अच्छा बैट्समैन होता है ना
जो खूंखार बैट्समैन होता है, हर बॉल पे चौका छक्का मारता है, वो कैसा भी बॉल दिए तो अपना दिमाग लगाएगा कैसे चौका छक्का मार दे। नहीं जो कारनामा करता है उसे बच कर आना है। वो चार्जशीट पनिशमेंट होने के बाद भी वहां पर पर्सनल डिपार्टमेंट को, HR डिपार्टमेंट को पटा लेगा और बोलेगा मेरे सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री मत कर देगा। न ऐसे भी केसेस हमको मिला है, उसका पनिशमेंट हुआ है, उसका प्रमोशन भी हो गया। वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ सेटिंग करके वो अपना इंप्लीमेंट नहीं होने देगा, उसका इंक्रीमेंट रिड्यूस होना चाहिए, इंक्रीमेंट रिड्यूस नहीं हो रहा है। यानी क्लोज कंप्लेन तभी होगा जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए, सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री हो जाए, उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी इम्पोज हो जाए, तब जाकर के रिड्यूस होगा। तो ये आप लोगों को भी जहाँ भी आप जाएं वहाँ पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए कि इस तरह का सिचुएशन है, तभी हम लोग कर पाएंगे। वो मैं सीनियर लोगों को ये बताता हूँ कि आपके चलते हमारा कंप्लेन क्लोज नहीं हो पा रहा है। वो 15 नवंबर का TDC दिया हुआ है, जितने पुराने केसेज है सबको क्लोज होना चाहिए। और चौथा, अभी मैंने जो यूज किया मैडम फेसबुक से आपका मैंने स्पीच सुना, हर आदमी चाहता है कि मोबाइल में मेरा हर डाटा रहे, यानी वेबसाइट का डिजिटल सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोड कर दीजिए, जितना हमारा मैनुअल है, इवन हम लोग रोटेशनल ट्रांसफर का कौन कितने साल से किस पोस्ट पर है वो हम लोग वेबसाइट पर डाल दें, हर आदमी देखे कि कौन आदमी कितना दिन से है। रोटेशनल ट्रांसफर बहुत ही खूंखार है। जो आदमी एक जगह पर 10-10 साल 15-15 साल से है, वो एक ही जगह जहां चादर बिछा के सोया हुआ है, पता लगा वहां पर मिट्टी सड़ गया है। अब बॉस उसको इसलिए नहीं ट्रांसफर दे रहा है कि जैसे उसका चादर हटाएंगे बदबू आना शुरू हो जाएगा। अच्छा यार ढक के रखा है, उसको रहने दो, वहीं पर रहने दो। तब मुझको बताना पड़ा कि यदि आज आप चादर नहीं हटा रहे हैं कि बदबू आ रहा है, तो कल के दिन वही बदबू जो चादर के नीचे कैंसर बन जाएगा। और कैंसर बिना मारे नहीं रहता है, वो नीचे वाले को मारेगा, ऊपर को मारेगा, कंपनी को तो चूना लगा रहा है, सो लगा ही रहा है। इसीलिए इसके पहले कि वो बदबू आए, पहले ही हम लोग चेंज कर दें। नियम है कि 3 साल मैक्सिमम 5 साल के अंदर उसको हमको रोटेशनल ट्रांसफर करना है तो रोटेशनल ट्रांसफर करें, भगाएं। और कौन कितने साल से उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखें, हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। जब डिस्क्लोज रहेगा, सबको पता रहेगा किसका किसका ट्रांसफर ड्यू है, तो आ जाएगा। तो सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखें, जिसको भी जहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना है इन्फॉर्मेशन ले लेगा। तो इस डायरेक्शन में हम लोग को काम करना पड़ेगा। और 15 नवंबर तक हमने हर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि एक नोडल ऑफिसर बनाए, और जो जो उसका कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट छोड़ करके पब्लिक के लिए डालना है उसको डाल दें ऊपर में। तो इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक हमने तो बताया था डिले ब्रीड्स करप्शन, चाहे डिले टेंडर का हो। एक रेलवे एक विजिलेंस का एग्रीड लिस्ट और सीक्रेट लिस्ट होता है। उस एग्रीड लिस्ट और सीक्रेट लिस्ट में यदि किसी का नाम है, मतलब वो डिस्क्लोज हो चुका है कि वो विभीषण है, वो डिस्क्लोज हो गया कि करप्ट सीरीज में जा रहा है या करप्शन कर रहा, पकड़े नहीं जा रहा है। ऐसे लोगों को जिसका एग्रीड लिस्ट में नाम होता है, उसको CBI भी उसके मोबाइल टेस्ट करती है। वो किसी सेंसिटिव काम कर रहा है, तो अब कोई TC माइनस या कोई जॉइंट काम कर रहा है, तो नीचे वाले के लिए भी डेंजरस है वो आदमी, और ऊपर वाले के लिए भी डेंजरस है। तो इसलिए हमारे मैनुअल में, CBC मैनुअल में, विजिलेंस मैनुअल में लिखा हुआ है कि ऐसे आदमी को सेंसिटिव पोस्ट पर नहीं रखना है। पर है ऐसे आदमी को तो उसको तुरंत हटाया जाए। तो मैडम इसके लिए भी हम लोगों ने आपके यहाँ हमने जो भी है उसको हम लोग देखें और उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। कुछ कोट आपके लिए था। ये जो कोट लिखा हुआ ना, अवेयरनेस ऑफ सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये हमारे लास्ट मंथ में, इसी मंथ में ही हम लोग IT वाला जो ट्रेनिंग कर रहे थे, IT से रिलेटेड जो शहर हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग हुआ था, उसमें हमने जब एक कोट बताया बॉस को कि सर इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज है, तब उन्होंने बताया कि अभी वो बॉम्बे गए थे, वहाँ देखे कि बहुत भीड़ है एयरपोर्ट पे, तो कुछ दिन पहले उन्होंने DG यात्रा डाउनलोड किए थे, तो उसको हमने डाउनलोड किया था, तो हमने उसका यूज़ किया और हम टाइमली पहुंच गए। तब उन्होंने अपने स्पीच में बोला कि अनअवेयरनेस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, खाली वही नहीं चलेगा,
अनअवेयरनेस ऑफ सिस्टम इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। यानी जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते जाएं। ये मतलब इतना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ है। मैडम, कोल इंडिया आज के डेट में फाइनेंशियल कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके चलते हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जो सोचा सब काम होता गया। मैनेजमेंट का, चाहे ऑनरेबल पीएम हो, कोल मिनिस्टर हो, हमारे सेक्रेटरी कोल हो, चेयरमैन हो, सीएमडी हो, इवन हमारी मैडम भाई सीएम हो, हर आदमी का सहयोग है। मतलब हम अनाथ नहीं है, हम अभागा नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियली हर तरह से स्ट्रॉन्ग है, हर तरह का सपोर्ट मिल रहा है, आईटी से लेकर के और मैनुअल से लेकर के ट्रेनिंग से लेकर के हर तरह का फैसिलिटी हमको मिल रहा है। तो कमी कहाँ है? कमी है हमारे अंदर विल पावर की। हमारे पास विल पावर की है, तभी हम लोग कहीं ना कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है, आप जागे नहीं। एक और आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टू टेक रिस्क। बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टू टेक रिस्क। एक और जो घर घर में सुना जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सब को पता है। यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट को मैंने बताया 99% वो लोग प्रिवेंटिव विजिलेंस पर ही काम करता है। बाबा रामदेव आकर के कितना लोगों को अवेयर करके चले गए कि एक्सरसाइज भी एक है जिससे हम लोग बीमारी तक नहीं जा सकते हैं। तो प्रिवेंशन से पहले कि कुछ हो जाए तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक जितने लोग सिविल सर्विस की तैयारी किए होंगे, देखिएगा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का जो थीम है वो है शीलम परम भूषणम। शीलम परम भूषणम। उसमें एक मैं जोड़ना चाहता हूँ संतोषम परम धनम। कोई भी आदमी पैसे के पीछे भागता है, आप देखिएगा ना, वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। संतुष्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए पैसे के पीछे भागता है। तो हम आज की डेट में कोल इंडिया में एंट्री कर रहे हैं, पहले ही से हम लोग मेंटेन करके चले। आज की डेट में कोल इंडिया की सैलरी बहुत अच्छी है, इवन रेलवे वालों की सैलरी बहुत अच्छी है। तो जो हमारे पास पैसा मिलता है उससे हम बहुत अच्छा से अपना सुकून की लाइफ जी सकते हैं। और सुकून के अलावा पढ़ाना है तो किसी को देखिएगा कोई कमी नहीं है, किसी को भी। एक मैडम, हम सच्ची बात बता रहे हैं, इलाहाबाद से मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे एक सीनियर थे, वो IAS क्वालिफाई कर गए और ही वाज ADM ऑल्सो। उनकी इच्छा थी कि वो साइंटिस्ट बने, लेकिन वही घर से दबाव था, समाज का दबाव था कि नहीं तुम जीनियस हो, यू गो फॉर सिविल सर्विसेज। और IAS बन भी गए। इलाहाबाद के बगल में एक भदोही जगह है, वहाँ पर कारपेट का ऐसा कुछ फैक्ट्री इंडस्ट्री है। अब IAS लड़का है तो शादी भी उसी लेवल की हुई, और शादी होने के बाद वो बीच बीच में हम लोग पास आते रहते थे, हम लोग भैया भैया बोलते थे और काफ़ी उनसे सीखते थे। एक बार कुछ अजब तरह का उनका मूड था, तो हमने पूछा, हम लोग 3-4 लड़के थे, कि आप, बोले नहीं यार उसमें करके। मैडम ने उनको क्या बोल दिया था पता है, कि जितना तुमको तनख्वाह मिलता है ना उतना मेरे पापा मुझको पॉकेट खर्च देते थे। मतलब उस समय IAS लोगों की तनख्वाह 2200 वाला सैलरी हुआ करता था, 2700 के आसपास मिलता था तनख्वाह, 27 से बहुत होता था। मैं पूरा 4 साल की इंजीनियरिंग 36,000 में कंप्लीट कर दिया था, 900 रुपये महीना, और हर चीज़ को मैं डायरी पर लिखता था। आज भी मैं एक दिन डायरी कभी पलट रहा था, मैं किसी को 1 रुपया उधार दिया था, आज तक वापस उसने नहीं किया, तो उसका फ़ोन आया तो मैंने उसको याद दिलाया। मतलब इस तरह से था सिचुएशन। अब वो फिर क्या करना है, कैसे करना है, फिर वो मतलब काफ़ी दिन तक परेशान रहे। कुछ दिन बाद पता चला कि उन्होंने रिजाइन दे दिया, कि हम भी खुश नहीं है इस नौकरी से, और घर से भी खुशी नहीं आ रही है, तो फिर ऐसे नौकरी से फ़ायदा क्या है। और वो DRDO में जाके ज्वाइन किया। उस समय हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के नीचे उन्होंने काम किया,
वो अलग बात है कि बाद में जो सीरियल बम ब्लास्ट जैसे कुछ हुआ था उसमें नहीं रहे बेचारे, लेकिन यदि आज के डेट में यदि मिसाइल में और इस क्षेत्र में कुछ काम करता है तो उस आदमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसने दिखाया कि संतोष हमारा, उसका अपना टारगेट उन्होंने पूरा किया। अब परिवर्तन काफ़ी हद तक उन्होंने किया, और ऐसे लोग हैं जिसके चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम हम लोग हर जगह लेते हैं तो वो आदमी कब सोचिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा। हम लोग विवेकानंद के बारे में सोचिएगा, पढ़िएगा। हम लोग बिरसा मुंडा की धरती पर है, हम लोग जोहार झारखंड और बिरसा मुंडा की धरती। 25 साल की उम्र में इन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया, आप लोग भगवान मानते हैं। ये सब हमारी विभूतियां हैं, इनके बारे में इनसे आपको सीखना है, जानना है, समझना है। तुलसीदास ने लिखा था कि मतलब पैसा का कोई इससे लिमिटेशन नहीं है, हमको संतुष्ट होना है। वो आदमी संतुष्ट हुआ, ही वॉज वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। उनके घर वाले भी संतुष्ट हो गए, क्योंकि पता है कि आपकी खुशी में भी हमारी खुशी है। मैडम भी साथ में रही पूरा अच्छा से, उन्होंने पूरा सहयोग किया। वो आदमी यदि आगे बढ़ा है तो बिना परिवार के सहयोग से नहीं बढ़ सकते आप। और उस आदमी के चेहरे के चमक देख करके मुझको जब उस लड़के ने प्रणाम किया, बोला कि आप मेरे रोल मॉडल हैं, तो मैं अपने मैडम का चेहरा देखा। मैंने मिसेज के सामने कोई इस तरह का सेंटेंस बोल दे तो मुझको अलग लगा। मैं लगा कि हाँ, आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड टुडे। मतलब आप कहीं किसी को नो बोल सके, यदि गलत बोल रहा आप मना कर सके, दैट इज योर बिगेस्ट एसेट। मैंने बोला आपको, जो गलत को गलत ना सही, लेकिन सही भी नहीं कहूँगा कम से कम। मैंने खाली सांसों के चलने से हम जिंदा है ये सबूत नहीं है। यदि आप बोल सकते नहीं बोल सकते तो आप मैंने मरे हुए के समान है। बोल नहीं सकते हैं वो सब मुर्दा है, तू बदला दे तू जिंदा है, शोर मचा। तो संतोषम परम धनम के लिए एक तुलसीदास जी ने अपने लिखा था कविता में, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। उस समय गाय घोड़ा हाथी को भी धन माना जाता था, जो धनवान होते थे वही रखते थे, वो आइडियल माना जाता था। गोधन गज गज मतलब हाथी, बाज मतलब घोड़ा, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। इस मेंटलिटी से चलिएगा तभी आपके जीवन में शांति है, वरना शांति नहीं है, क्योंकि बाकी इस चीज़ का किसी का लिमिटेशन नहीं है। एक और था, मेकिंग मनी इज क्राइम, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। मेकिंग मनी मतलब आज के ज़माने में लोग ओवरनाइट करोड़पति बनना चाहता है, क्या क्या क्राइम नहीं कर रहा है। वही पैसा यदि हम लोग बेईमानी से या निकम्मापन से या बिना किसी एनर्जी के वेस्टेज से यदि पैसा कमा रहे हैं, दैट इज मेकिंग मनी। और इथिकल वे में अपने कैलिबर के चलते, अपने टैलेंट के चलते जब लोग पैसा कमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अर्निंग मनी। मेकिंग मनी इज क्राइम, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। बाकी थोड़ा हम लोग इथिक्स की बात कर लें लास्ट में। मैं जब कोचिंग में पढ़ाता था आईआईटी वालों को, उस समय उसने क्या किया, कुछ गलत ऐड दे दिया। लोग बढ़ा चढ़ा के देते हैं, बिजनेस पॉलिसी उनकी होती है। जब मैं सवेरे सवेरे अखबार पढ़ा तो मुझको गुस्सा आया। तो एक और मेरा फ्रेंड आया, मतलब देखो यार, इसने लिखा कि 888 लड़के पास हुए। उसमें टोटल सीट होता था 1600 लोगों का, 888 पास हुए, जबकि पास हुए थे 160 हुए थे, केवल 160 हुए थे उस साल। अब मैं डिलेमा में था कि बहुत मेरा बदमाश आदमी है, इसमें क्या करूं क्या नहीं करूं। उसने हमको बोला, तुम ऑनेस्टली पढ़ाता है ना? बोला हाँ। तुम अपना काम ठीक से करता ना? बोला हाँ। तो तुम उसकी चिंता मत करो, उसमें क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है। तो कॉर्पोरेट इथिक्स एक होता है, एक पर्सनल इथिक्स होता है। तो हमारा पर्सनली जब स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो सब लोग भी कॉर्पोरेट इथिक्स में हमारा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। आप अपना काम ऑनेस्टली कीजिए, यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप रोकते टोकते रहिए, देखिएगा हम लोग का रास्ता ठीक चलता रहेगा। इथिक्स में होता क्या है, जब बॉम्बे का कांड हुआ था तो कसाब ने, बहुत लोगों का उसमें आतंकवादी था कसाब, उसको लोगों ने पकड़ लिया था। लेकिन कल्चर क्या है, भारत का संविधान कहता है आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है, चाहे गवर्नमेंट सर्विस जब बनेंगे में है, तो आपको कोई भी सीबीआई का इंक्वायरी यदि होता है, चाहे सीबीआई अरेस्ट करने आएगा तो पहले आपके बॉस से पूछता है
आप प्रोटेक्टेड है। आपका कोई भी इंक्वायरी होने के बिना आपको सर्विस रिमूव नहीं किया जाएगा। संविधान में बना हुआ प्रावधान है कि सरकारी आदमी में आप पब्लिक मनी को डील कर रहे हैं। आप प्राइवेट में तो उठाते रहेंगे तो आप सेम डे वापस कर दे, सेम डे भगा देगा वो, और बाकी FIR कर देगा अलग। तो ये अंतर है कि आप यहाँ प्रोटेक्टेड है, यहाँ पब्लिक मनी आप खर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर कॉर्पोरेट एथिक्स को हमको यूज करना है। कॉर्पोरेट एथिक्स क्या होता है? जो रूल हमारा बोलता है वही हमारा एथिक्स है। हम बहुत अच्छे आदमी हैं, वो मेरा एथिक्स नहीं है। हमको राजधर्म क्या है, हमारा CBO का जो रोल क्या है, वो हमारा एथिक्स है। तो एथिक्स में यदि वो कसाब का एडवोकेट, उसको पता था कि ये आदमी बहुत इंडियन को मारा है, फिर भी वो इंडियन ही था, उसने एडवोकेट का काम किया और उसने लड़ाई लड़ा, क्योंकि वो एडवोकेट की जो लड़ना है उसका एथिक्स यही बोलता है कि हमको चाहे हमारा वकील दोषी है फिर भी हमको उसको बचाना है। इसको बोलते हैं एथिक्स। किसी का यदि कोई दोषी आदमी से वकील अच्छा से बात कर ले कि बताओ तूने गलती किया कि नहीं किया, वो बताए कि नहीं मैंने गलती नहीं किया, मैं फंसाया जा रहा हूँ, और सही सही उस वकील को बात कर ले, तो उसका दिल भी यानी उसका मोरल भी उसको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो ये मोरल होगा जो उसको सपोर्ट करेगा, प्लस इथिक्स भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तो वहाँ कुछ अलग तरह का जुनून आ जाता है। तो हम लोग का संघर्ष अलग तरह का होता है, वहाँ अलग तरह का हैप्पीनेस भी आता है। तो हम अपना मोरल वैल्यू को अपने इथिक्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको आगे बढ़ाएं। हमारा यदि रूल बोलता है कि हम टेंडर हमको फाइनल करना है, कोई बहुत गरीब आदमी जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागज नहीं है, उसने टेंडर डाल दिया, अब आप पर इसको दया आ गई, आपको मोरल वैल्यू तनिया इसको दे देते तो इसका थोड़ा ज़िंदगी बन जाता, थोड़ा सुधर जाता, जिंदा रह जाता, और आपने रूल जो आपका इथिक्स है उसको वायलेट करके आपने कुछ कर दिया। दैट इज़ नॉट इथिक्स। माय डियर फ्रेंड, एज ए CBO मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा कॉर्पोरेट इथिक्स को टॉप पे रखना है। और दूसरा मैं एक फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो आप डिसीजन लीजिए, जिस परिस्थिति में डिसीजन लीजिए, उसको कृपया करके रिकॉर्ड कर दीजिए। दैट्स ऑल। एक और मैं हमेशा लेकर बोलता हूँ, मैडम आप जो बोल रही थी, जो हमारा इमेज कोल इंडिया से बाहर है, ऐसा हमारा कोल इंडिया नहीं है। जहां आपके जैसे ब्राइट स्टूडेंट हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, जहां आपके जैसे पूरा लोग हैं, जहां इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जहां इस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जहां टेक्नोलॉजी इस तरह का है जिस तरह से राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है, यदि कहीं भी सब कुछ अच्छा चल रहा है मतलब जरूर वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा है। बुराइयाँ तो सब जगह होती है। कहीं ट्रेन का टिकट के लिए जब हमको घंटों घंटों लाइन लगाना पड़ता था, या बैंक में लाइन लगा कर हमको जाना पड़ता था, वहाँ में कोल इंडिया मंत्र क्या है? जब उसने IT का यूज किया, वो टिकट हमको मोबाइल में मिलना शुरू हुआ, तो हम ही यूजर थे पहले भी, आज भी हम यूजर हैं, हमको पता चल जाता है। बैंक में पहले लाइन में लगना पड़ता था, अब हमको नहीं लगना पड़ता, हम मोबाइल से ही पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, हमको पता चल जाता है। लेकिन कोल इंडिया में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना करप्शन पे हम लोग लड़ाई की है, कितनी ट्रांसपेरेंसी आई है, ये दुनिया वालों को नहीं पता रहता है। तो ये मैं आपको बताने आया हूं कि कोल इंडिया वर्किंग ऑन जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, इसको हमें दुनिया वालों को बताना है। मेरे एक जानने वाले फोन किए थे आज से 4-5 महीना पहले कि आप कोल इंडिया में कितना टोकरी बेचते हैं, खरीदते हैं आप लोग, और कितना फावड़ा खरीदते हैं। मतलब क्या मतलब? तुमने वो जो टोकरी धोते हैं ना कोयला, वो कितना खरीदते हैं, फावड़ा कितना लोग खरीदते हैं? नहीं, अब तो पूरा मैकेनाइज हो गया। मैं इतना करके फ़ोन काट दिया। फिर वो दिमाग में आया कि इनको तो कोल इंडिया से कोई मतलब ही नहीं है, फ़ोन क्यों किया? तो मैं 10 दिन बाद फिर से उनको फ़ोन कर किया। बोले नहीं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल निकला ना, अरे कोल इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, वही मैं पढ़ा, उसलिए मैं पूछा। माय डियर फ्रेंड, हमारा CIL से ही निकला था ऐड, कोल इंडिया के बारे में निकला था, उसमें बढ़िया से बनाया कि वी आर डूइंग दिस 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 दैट। जो फोटो लगाया था ना, वो 3 ठो लेडीज टोकरी लेकर के और एक आदमी फावड़ा लेकर के। उस फोटो क्या दिखाता है? वो फोटो ही दिखाएगा ना कि ऐसे ही चला रहा है ना, आप मानवता के नाम पर ऐसे ही है। अभी भी जो हमारा कॉर्पोरेट सॉन्ग है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, उसमें हम लोग मैनुअल दिखाते हैं, जो है नहीं वो नहीं दिखाते हैं। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ बोलता हूँ कुछ फोटो भेज दो यार, CIL में वो लोग मशीन कितना बड़ा है, क्या है। दुनिया वालों के बताना है कि नॉट ए सिंगल पीस ऑफ कोल इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड मैनुअली।
दुनिया वालों को बताना है कि कोल इंडिया वर्किंग ऑन जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हम लोग वी आर सर्विंग नेशन इन ग्रेट वे। हमारा नेचर ऑफ वर्क भी ऐसा ही है जैसा हमको सेटिस्फेक्शन दे देता है, हमको कहीं से कोई कमी नहीं है। ये दुनिया वालों को बताने की जरूरत है, क्योंकि आप बिना बताए लोगों को प्रचार प्रसार नहीं होगा। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया और बाकी इसका भी हम लोग यूज कर रहे हैं। अपना IT में से बताए कि हम लोग यहाँ किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आइए आज से प्रण करें कि कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे कोल इंडिया का नेम और फेम और ऊंचा जाए। एक और लास्ट में मैं उसको सुनाई देता हूँ। कुछ दिन पहले एक कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें हमको बोला गया था कि आप कुछ बोल दीजिएगा। तो मेरे दिमाग में वही प्रोग्रेस वाली बात और गो ग्लोबल सेक्रेटरी कोल का भी था कि हम बहुत दूर जा रहे हैं और लाइट बिजली अंधेरे को भगाना मेरा काम भी है। तो मैंने एक कविता बनाया। आप लोगों ने वो इकबाल का कविता सुना होगा ना, शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये इकबाल का शेर है कि आप इतना स्ट्रॉन्ग बनिए, आप इतना अच्छा बनिए कि भगवान भी आपके ले जाने के पहले पूछे कि यार बता तेरी रजा क्या है। अब इसको इसी तर्ज पे कोल इंडिया का जिस तरह से विकास हो रहा है, हर साल 10% का डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग ग्लोबल जा रहे हैं। आज के डेट में भारत में कहीं भी यदि लाइट जल रहा है, प्रकाश जल रहा है, तो कोल इंडिया का ही कंट्रीब्यूशन है। यानी पूरे हिंदुस्तान में कोल इंडिया चमक रहा है। इमेजिन कीजिए कि 2047 में या और आगे जब हम पूरा विश्व में फैलेंगे, हमारा कोल इंडिया का एक्सपेंशन पूरे विश्व में हो जाएगा, पूरे धरती पूरा अंबर में हो जाएगा। पूरा धरती और अंबर में जब हम चमकेंगे, आज हमारा कोल इंडिया भारत से अंधकार को भगा रहा है। बल्ब जलाते हम ही, बिजली हमारे से चलता है। हम पूरे हिंदुस्तान से अंधेरा भगा रहे हैं। जब आगे आने वाले दिनों में कोल इंडिया पूरे विश्व से अंधेरा भगा देगा तो कहीं अंधेरा रहेगा नहीं। जब अंधेरा रहेगा नहीं, फिर वो सूरज का क्या काम? पता है ना, सूरज निकलेगा अंधेरा भागेगा। तो मतलब जब कहीं भी धरती अंबर में अंधेरा नहीं रहेगा, फिर सूरज का क्या काम? उसी पर एक कविता था, CIL चमक तू यूं धरती अंबर में, CIL चमक तू यूं धरती अंबर में कि अंधेरा इस तरह भागे। CIL चमक तू यूं धरती अंबर में कि अंधेरा इस तरह भागे कि सूरज खुद पूछे CIL से, कि सूरज खुद पूछे CIL से, बता हम उगे तो कहाँ उगे, हम उगे तो कहाँ उगे। थैंक यू मैडम। Thank you so much, sir. Before I summarize the session that sir has taken, and before we move to the vote of thanks part, I would request CVO sir to please come up to the podium once again and address and administer the integrity promise to the audience. जी है सर। होना पड़ेगा। मैं कुछ दिन पहले इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ाई कर रहा था, तो उसका बहुत सारा डेफिनेशन, बहुत कुछ जानने के बाद मैं ये सोचा कि कुछ ऐसा
अपने आप से हम प्रतिज्ञा करने के लिए बनाए, अपने आप से प्रतिज्ञा करने के लिए बनाए जो हम अपने कोल इंडियन को बता सकें। ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है, इसको मैं बोलूँगा फिर आप लोग उसको रिपीट करेंगे। एज ए रिस्पॉन्सिबल कोल इंडियन आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू बी ऑलवेज विजिलेंट and will become doyen of integrity। हाथ को सामने कर लेना है। I promise myself to fight and to eradicate corruption। I promise myself to ensure and to promote integrity in public life। I promise myself to do my best and to proclaim this fact to the whole world that I am the proud officer of Coal India Limited। Thank you। सर, आपके इस काफ़ी प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकालकर हमारी यंग जनरेशन को आज संबोधित किया AICM के मंच से, हम इसके लिए आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं सर। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे मैनेजमेंट ट्रेनीज़ से साझा की हैं और निश्चित ही आपके संबोधन से प्रेरित होकर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैनेजमेंट ट्रेनीज़ के अलावा जो एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी याद रखेंगे कि विजिलेंस हम सभी के लिए है, विजिलेंस हम सभी के साथ है। विजिलेंस इज़ फॉर यू एंड विजिलेंस इज़ विथ यू। और इस तरह से हमारे फ्यूचर लीडर जो लीडर होंगे और अपने डिसीजंस के प्रति निश्चित होंगे, ऐसे लीडर्स हम तैयार करेंगे कोल इंडिया के लिए, जहाँ की हमारी कंपनी हमारे राष्ट्र के निर्माण में दिन दुगनी और रात चौगनी कंट्रीब्यूशन दे पाए। ऐसे लीडर्स हम यहाँ पर तैयार करेंगे। हम अपने फाउंडेशन को और भी मजबूत करेंगे। ऐसी हम सभी यहाँ पर आज संकल्प करेंगे कि हम अपने फाउंडेशन को बहुत मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन सभी वक्तव्यों के लिए। और अगर हम चाहें, अगर एक मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सर ने इतनी सारी कविताएं यहाँ पर पढ़ी अपने उद्बोधन के दौरान, उसमें मैं एक बस छोटी सी 2 लाइन और ऐड करना चाहूँगी। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। मग मतलब रास्ता। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो आवश्यकता है हम सभी को पूरे दिल से अपने कंपनी को स्वच्छ रखने की और अपने आप को जागरूक रखने की आवश्यकता है हम सभी को। बस इतनी सी आवश्यकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उद्बोधन के लिए। और जाते जाते हम हाथ जोड़कर सर फिर से आपसे धन्यवाद देना चाहेंगे और ईडी मैडम से निवेदन करना चाहेंगे कि सर के इस उद्बोधन के लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड हमारी ओर से